बेहतरीन मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों के आसपास कारोबार होता हुआ बाजार में और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। फेड की अहम बैठक की शुरुआत के पहले भारतीय बाजार है बेहद मजबूती के साथ। आइए आज की क्लोजिंग कहां होगी और क्या करें, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस अगले 1.5 घंटे। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि जबरदस्त मूव आपको मार्केट में आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी लीडरशिप दिखा रहा है। कहां पर होगी क्लोजिंग, कैसा रहेगा एक्शन, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें सारी हमारे पास बड़ी है, छोटी तो होती नहीं है। और खास तौर से तब जबकि बाजार इतने जबरदस्त एक्शन में हो। 350 पॉइंट ऊपर है, वाह। 17,900 पर पहुंचता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी है 700 अंकों के तेज उछाल दिखाता हुआ 2.25% ड्राइविंग सीट पर 41,600 के पार निकलता हुआ। सेंसेक्स यहां पर है तेजी 850 अंकों की शानदार मजबूती बनती हुई दिख रही है, यानी कि 1.5% से 2.25% की तेजी तीनों ही इंडेक्स में आपको ऊपर नजर आएगी। कहां से आ रही है खरीदारी? ऑटो, रियल एस्टेट है मजबूत, मेटल और फार्मा भी तेजी में है। छोटे मझोले शेयर जबरदस्त एक्शन में है। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 1.5 से 2% ऊपर है। और बता दूं मैं आपको कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या आप देखेंगे तो 2300 शेयर मजबूत है बीएसई पर और 1300 शेयर कमजोर। तो उससे अंदाजा लगेगा कि 1000 पॉइंट की बढ़त बना रखी है बढ़ने वाले शेयरों ने बीएसई पर। और एनएसई पर 1450 शेयर मजबूत है, कमजोर है सिर्फ 525। लगभग 3 गुना ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो मजबूत है। और ये सब कुछ तब है जब डाउ फ्यूचर्स पर ढीला ढाला हो गया, मतलब ऊपर से लुढ़कते लगभग 35 पॉइंट नीचे है। 150 200 पॉइंट ऊपर हुआ करता था सुबह और उसके बावजूद हमारे बाजार ठंडे नहीं है। आज फेड की अहम बैठक भी है। उससे पहले यूरोप के बाजार कुछ करने के मूड में है नहीं, टाइम पास कर रहे हैं एकदम बिल्कुल छोटे से दायरे में, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और डाउ फ्यूचर्स भी वैसे कह सकते हैं टाइम पास ही कर रहे हैं, ऐसे 28 पॉइंट में आपको लगेगा, लेकिन ऊपर से अच्छा खासा फिसले 150-200 पॉइंट तक ऊपर गए थे मेरे ख्याल से, है ना? बिल्कुल। तो वहां से अच्छी खासी कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में आई, लेकिन इन सब के विपरीत हमारे बाजार दिन की ऊंचाइयों के करीब। एक बार मेरे ख्याल से 17,919 का हमने हाई बनाया निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 41,677 का हाई बनाकर अब हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं जी। चलिए, तो ये तो रहा आपके लिए पूरा बाजार का एक्शन और बड़ी बात है इस समय। थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा इवेंट है, हालांकि कल शाम को आएगा, तो आज के लिए तो उतना डर हमारे बाजारों में नहीं है, बट अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे हो गए, हमारे बाजार तो रुकने का नाम नहीं रहे। और बैंक्स में आज स्पेशली ऐसा क्या आ गया कि 750 अंकों का उछाल दिखा दिया? बैंक्स तो देखो लीडरशिप में ही है। अब अगर आपको इंडिया में तेजी करनी है तो आपको सबसे पहले बैंक ही खरीदने पड़ेंगे। उसका फंडा एकदम सिंपल है। एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको बिजनेस की विजिबिलिटी है, लोन ग्रोथ स्ट्रांग है, डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग है, निम्स आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी को लेकर आज कोई चिंता है नहीं, और पुराने जो पाप है वो धुल रहे हैं, पैसे आ ही रहे हैं, जो आपने बेड डेब्ट्स कर दिए हैं, प्रोविजन कर दिए हैं, वो रिकवरी हो रहे हैं और नए हो नहीं रहे। सो इससे बड़े आपके लिए बिजनेस हो नहीं सकता। और उसके ऊपर अगर आप इस वक्त इंडिया में पैसा लगा भी रहे हैं तो इसीलिए लगा रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पर और हमारे बाजार पर थोड़ा आप बेहतर फील कर रहे हैं। सो इकोनॉमी को दिखाने के लिए तो एक ही सेक्टर सबसे अच्छा है, बैंक। और इसी वजह से, और वैल्यूशन अभी भी महंगे नहीं है। आप सोचो 600 रुपये पे एसबीआई अभी भी कौन सा बहुत महंगा हो गया है। सो कितने सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक अब भी बुक वैल्यू के नीचे मिल रहे हैं आपको, राइट? सरकारी बैंक बुक वैल्यू के नीचे मिल रहे हैं। तो फिर ऐसा तो कुछ खराब है नहीं ना जिसकी वजह से आप इनको ये वैल्यूशंस नहीं देंगे। और ये वजह तो बैंक्स तो बढ़ने में आगे ही रहेगा। और ये आज की बात नहीं थी, हम तो 6 महीने से लगातार बोले इस साल का सेक्टर ही बैंक और ऑटो है, और बाद में हमने सीमेंट जोड़ा। आप सीमेंट का हाल देख लीजिए, लोगों को लग रहा पागलपन है, लगेगा पागलपन है क्योंकि स्पीड बढ़ने की ऐसी है, लेकिन बढ़ने के तो कारण थे ही। करेक्ट। और इसीलिए बढ़ रहा है। 3 महीने 4 महीने से हम लगातार बोल रहे हैं सीमेंट, अब आपको इतना तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो अब लगता है। सो आई थिंक जहां डिमांड स्ट्रांग है इंडियन मार्केट से, वही सेक्टर जबरदस्त कमाल करते हुए दिख रहा है। तकलीफ एक ही जगह है, जिनको बाहर से बिजनेस लाना है, कोई यूरोप पे, कोई चाइना पे, कोई रशिया, कोई यूएस पे डिपेंडेंट है, वहाँ समस्या है। जिनको हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान में बिजनेस करना, उनको क्या समस्या है? कुछ नहीं है। बदर सिंह साहब की भाषा में देख लो, पैर रखने की जगह नहीं कहीं है ना। इनफैक्ट वही मैं डेटा देख रहा था, मुंबई एयरपोर्ट पर रिसेंटली 1,30,000 लोगों का पैसेंजर एक दिन में हैंडल करा है। रिकॉर्ड है। उसमें मैं भी था एक। आप भी हो गया डेफिनेटली। नहीं एक्चुअली दीप, आप मतलब मैं बता रहा हूँ कि वाकई में आप होटल्स में चले जाएं, एयरपोर्ट्स में चले जाएं, पब्लिक प्लेसेस पे कहीं चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, मतलब गजब।
खतरनाक वाली भीड़ है, और तो कंजम्पशन तो साफ दिखता है, Consumption तो दिख रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से जो मार्केट दिखा रहे हैं वो सही है, और बैंक्स की लीडरशिप रहनी है, बढ़ने में आगे ही रहेंगे, बैंक्स रहने ही हैं, इसमें कोई मतलब बदलाव जल्दी होने का कोई चांस भी नहीं है जी। बिल्कुल लीडरशिप यहीं से आएगी। अभी भी बचे हुए समय के लिए मैं थोड़ी देर में आपको डेटा तैयार कर लेता हूँ, बताऊंगा अभी, लेकिन हाँ व्यू मूड पॉजिटिव बनाए रखें। थोड़ा मैं डेटा देख लेता हूँ, लेकिन लग ऐसा रहा है दीप अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से, अनलेस की डाउ फ्यूचर्स तो 150-200 नीचे हो जाए वो तो नहीं पता, अदरवाइज अगर आप मजबूती के साथ ही बंद होंगे, मजबूती के साथ बंद होने के लिए तैयार। फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई संकेत विजिबल नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि आखिरी 1.5 घंटे में बाजार कमजोर दिखने की कोई तैयारी करे, नहीं लग रहा अभी। नहीं लग रहा ना, बिल्कुल सर। तो चलिए, बाजार तो बढ़िया मूड माहौल में है ही। आइए फिर खबरें और ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। कुशल अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए ट्रिगर्स क्या हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आज शाम 5 बजे आरबीआई गवर्नर अपनी स्पीच देते हुए नजर आएंगे। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से एफओएमसी की मीटिंग 2 दिनों की आज से शुरू होने वाली है, तो इस पर हमारी बड़ी नजर बनी रहेगी। साथ ही यूरोप के लिहाज से ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लैगार्ड बोलते हुए नजर आएंगे। कल के सत्र में आईपीओ हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल के अलॉटमेंट होने वाली है। साथ ही बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस का जो ओएफएस खुला है वो रिटेल निवेश के लिए खुलता हुआ दिखेगा। आज ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है। एसपी अपैरल्स को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है। साथ ही तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ये ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट से ट्रांसफर होकर रोलिंग सेगमेंट में जाता हुआ नजर आएगा। साथ ही बोनस शेयर जो ई-क्लर्क्स ने जारी किए थे उसकी एक्स डेट है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ब्याज दरों पर डेफिनेटली फेड का जो फैसला है वहां पर हमारी नजर रहेगी। और यूरोप के लिहाज से सेंट्रल बैंक की जो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी भी मीटिंग होने वाली है। 22 सितंबर गुरुवार बॉम्बे डाइंग राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है कंपनी की। साथ ही बीएमएल यहाँ पर ये टी ग्रुप से हटकर ए ग्रुप में आता हुआ दिखेगा, और धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स भी T2T से बी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। साथ ही एक्स डेट है काफ़ी सारे जिन्होंने बोनस शेयर और अंतरिम डिविडेंड जारी किए हैं, जिसमें रूबी मिल्स, चॉइस इंटरनेशनल, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, जीएमडीसी और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन शामिल हैं। रिकॉर्ड डेट है ई-क्लर्क्स के बोनस शेयर की। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान का जो ब्याज दरों पर फैसला है वहाँ पर हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी इंटरेस्ट रेट पर डिसीजंस आने वाले हैं। और हांगकांग का अगस्त महीने का सीपीआई आंकड़ा पर भी आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, और डेटा के लिहाज से, सेंट्रल बैंक पॉलिसी के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है ही ये। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी खबरें रही आज बाजार खुलने के बाद। जी, सबसे पहले एनएमडीसी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी, नागरनार स्टील प्लांट के विनिवेश को एक अच्छा रिस्पांस मिलने का संभव है। उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील या जेएसपीएल की ओर से बोली भी संभव है। कुल ये माना जा रहा है कि 19,000 से 21,000 करोड़ की जो डील तक की जो बोली है वो इसमें मिल सकती है। इसी के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो इस महीने में एमसीए से जो डीमर्जर की लिखित जो है वो मंजूरी भी संभव है। पिरामल एंटरप्राइजेस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बॉन्ड के जरिए 750 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी है। पावर स्टॉक्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस में उसमें जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो बयान देती हुई दिखी है। उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि जो सोलर और विंड एनर्जी पर हैं वहाँ पर जो है लगातार फोकस होता जा रहा है, और आने वाले समय में जो भी टारगेट्स रखे गए हैं उसके लिए वो प्रतिबंध है। उसी के साथ साथ ट्रांजिशनल एनर्जी सोर्स के तौर पर जो नेचुरल गैस है उसके इस्तेमाल की भी योजना की जा रही है। सी इन्फो सिस्टम, मैपमा इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मैपमा इंडिया मेपल्स ने स्वदेशी कंज्यूमर जो ऐप है वो लॉन्च कर दी है। कॉफी डे पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्सिडरी के खिलाफ एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की याचिका दायर की है, और 123 करोड़ का जो बकाया मामला है उसके खिलाफ ये जो है ये जारी की गई है। और अंत में मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें पावर ग्रिड 85 लाख शेयर्स, एचडीएफसी लाइफ 20 लाख और एनटीपीसी भी लगभग 20 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है सारी खबरें जिनके दम पर आज दिखेगा एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। और कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, तीनों सीनियर महानुभाव हमारे साथ हैं, और सुमित जी, हिमांशु जी और साथ ही साथ नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। ओके, आमतौर पर हमेशा की तरह क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के नाम पर होता ही है। अफसोस आज फोटो फिनिश में हिमांशु जी आगे निकल चुके हैं, तो हिटमैन हिमांशु, और उसके बाद चलेंगे वागले साहब के पास। जी हिमांशु जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अनिल जी, वैसे अगर आप वागले जी रूटीन के हिसाब से वागले जी भी ले लेते तो भी वो एक ही बात ही थी, बट एनीवेज ले लूंगा मैं, ऐसा अगली बार मैं ऐसा कर दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ।
हो सकता है अगली बार फिर मैं वागले साहब, फिर उसके बाद सुबिन जी, फिर कुणाल जी, राकेश जी, नितिन जी, उसके बाद आपका नंबर लूं, बशर्ते कि वापस किसी का ना आ जाए। मुझे पूरा भरोसा है सर, आप ऐसा नहीं करेंगे। जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेक्टर जो कि आज काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और काफी लंबी समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद जहां पर एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है, वो सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और यहां पर हमने 12,300, अगर मैं निफ्टी फार्मा की बात करता हूं तो 12,300 के आसपास मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर वहां से एक तेजी की शुरुआत होते हुए नजर आई है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 13,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस इंडेक्स के लिए वॉच करना। और इसके लेवल के ऊपर अगर ये बंद होता है तो मुझे लगता है निफ्टी फार्मा की तरफ से जो पार्टिसिपेशन मिसिंग थी वो आती हुई नजर आ सकती है। तो निफ्टी फार्मा से जो स्टॉक, जो एक आउट परफॉर्मर स्टॉक है, वो है सिप्ला। यहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है अनिल जी। ये स्टॉक उन चुनिंदा स्टॉक में से है फार्मा स्टॉक्स के जो एक अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार करने में कामयाब रहा जब इस पूरे सेक्टर में एक अंडर परफॉर्मेंस थी। और आज के सेशन में 1050, 1060 जो कि मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर ये स्टॉक निकलने के लिए तैयार है, इनफैक्ट निकल चुका है। तो सिप्ला में खरीदारी करनी है 1100 और 1120 के दो टारगेट्स के लिए। 1065 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और सिप्ला में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो सिप्ला में खरीदारी करने की राय है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। हालांकि मेरा भी स्टॉक सिप्ला था, तो हिमांशु जी जो कह रहे थे कि मेरे को पहले देते तो अच्छा रहता शायद। मैं मेरा चांस नहीं छोड़ता वैसे, लेकिन अभी मेरे पास अभी दूसरा स्टॉक है अनिल जी, क्योंकि हिमांशु जी ने आई थिंक वागले साहब की आवाज़ हमें बराबर पहुंच नहीं पा रही। वागले साहब से एक बार फिर से वो हमारे जो पुराना स्कूटर होता था ना, उसकी तरह से हम फिर से संपर्क टेढ़ा करके भी करते थे, पूरा झुका के एकदम, और टेढ़ा करके फिर वापस उनको खड़ा करते उससे, या फिर दूसरा एक एक बंद करके, जैसे हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है तो बंद करके हम वापस रिस्टार्ट करते हैं, वैसे हम वागले साहब से फिर कनेक्शन काट के फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक कुणाल जी, राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, मुझे लग रहा है जो वागले जी का स्टॉक है वो सन फार्मा ही होगा। हमारा चार्ट कॉर्नर पे अनिल जी सन फार्मा है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है और स्टॉक जो मुझे लगता है अनिल जी, मेरे को कुणाल जी को लगता है 945, 955 की तरफ जा रहा है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल और एक बड़ा ब्रेकआउट, एक बड़ा पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर है सन फार्मा का, लगभग एक महीने का जो दायरा है वो पूरा महीने का दायरा एक कैंडल ने आज क्रॉस करा है, और जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, एक बड़ा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक 940, 945 से पहले दम नहीं भरेगा। मौजूदा स्तरों पर खरीद करके चलें। स्टॉप लॉस यहां पर रखें 897 पर, 897 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 925, इवेंचुअल टारगेट 940। और एक अनिल जी आपसे छोटा सा सवाल है, अगर कोई कतार में ना हो तो अनिल जी सवाल कर लेता हूं। सवाल करने के लिए भी कतार, इतना शिष्टाचार कुणाल जी, क्या हुआ? प्रोसेस ओरिएंटेड है। अनिल जी नहीं, मैं इसलिए सवाल करने से पहले आपकी इजाजत ले रहा हूं जी, क्योंकि अनिल जी कई सारे लोग हैं, उनके पास कई सारे स्टॉक्स हैं। हाँ? तो मैं किसी के रास्ते में आ जाऊं और एक्सीडेंट हो जाए अनिल जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। किसका एक्सीडेंट, आपका या उनका? अनिल जी एक्सीडेंट किसी का भी हो, पिटाई तो मेरी ही होगी अनिल जी। अनिल जी देखिए, मेरा सवाल ये है, अभी आप कह रहे थे कि जी अभी आप कह रहे थे अनिल जी कि वागले जी को आप टेढ़ा करेंगे, फिर उनको खड़ा करेंगे जी। तो ये सब काम अनिल जी करने वाला कौन है अनिल जी? और दूसरा सवाल ये है अनिल जी कि अगर फिर भी नहीं ठीक आवाज आई तो क्या एक बार जैसे आमतौर पर हम लोग बजा देते हैं अनिल जी, पुराने रेडियो पर 2-3 बार थप्पड़ लगाओ तब वो चलने लगता है, तो वो भी प्रयोग करेंगे अनिल जी? देखिए, ये इतना देखो, एंकरिंग करते वक्त ये सब करना संभव है नहीं। इसके लिए हम एक्सपर्ट्स के 5 लोगों को, एक्सपर्ट के पैनल के 5 लोगों को हम आउटसोर्स करेंगे, जिसमें आप दोनों, सुमित जी, नितिन जी और हिमांशु जी होंगे।
अब आपके ऊपर है कि आप वागले साहब को कैसे रीस्टार्ट करवाते हैं। वैसे बाय द वे वागले साहब इन सब के बगैर ही फिर से रीस्टार्ट हो चुके हैं, तो वागले साहब का स्वागत है। वागले साहब, आपकी थोड़ी सी आवाज क्या गई, देखो लोगों ने क्या क्या कल्पनाएं बनाना शुरू कर दिया। बताएं सर, आपका स्टॉक हम सुन नहीं पाए। अनिल जी, वैसे मेरा स्टॉक सिप्ला ही था। ओके। तो हिमांशु जी बाजी मार गए, लेकिन अभी मेरे रडार पर एक दूसरा स्टॉक है। सन फार्मा भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में मैं इसको कवर नहीं करना चाहता। मेरे पास जेके सीमेंट है, जिसमें एक मुझे ब्रेकआउट के आसार दिख रहे हैं। 2930 2935 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 3000 प्लस जाने के लिए तैयार है। 3000 तक मुझे लगता है आज और कल सुबह तक इसके टारगेट्स आने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 2920 21 रुपए के नीचे होना चाहिए, और ऊपर में 60 रुपए के लेवल ये मिल सकते हैं टारगेट्स। 3000 अगर क्रॉस करता है फिर ये 3060 तक भी जा सकता है। तो 3000 और 3060 ये दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी जेके सीमेंट में। ये राय है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। देखो वागले साहब है एकदम फास्ट स्मार्ट। सिप्ला कवर हो गया, सन फार्मा कवर हो गया। तो ऐसा नहीं कि किस्मत खराब आज अब एक भी नहीं दूंगा 3:30 बजे तक। तुरंत जेके सीमेंट। तो तीसरा स्टॉक 3 मिनट में 3 स्टॉक धड़ धड़ धड़, ये लो निकला हो तो कुछ ना कुछ देखे जाऊंगा वैसा है। तो धन्यवाद वागले साहब। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। और सुमित जी अपनी पिक देने से पहले बता दूं मैं आपको कि थोड़ी देर में सिद्धार्थ सेदानी साहब भी जुड़ रहे हैं अपनी स्पेशल पिक के साथ। तब तक सुमित जी प्लीज डू द ऑनर्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 72 रुपए 10 पैसा अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है एनसीसी। एनसीसी के अंदर तेजी का मूव है। लास्ट कुछ दिनों में थोड़ी सी गिरावट आई और अभी वापस से एक तेजी का मूव शुरुआत कर रहा है। यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। 72.20 का अभी भाव है। स्टॉक के अंदर नीचे में जो स्टॉप लॉस जो सपोर्ट बन रहा है वो है 68 रुपए का, 68 रुपीज का। तो 68 का स्टॉप लॉस लगा के एनसीसी में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। एनसीसी में जो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं 77 रुपीज का पहला टारगेट बनेगा। 77 का लेवल निकल जाता है तो फिर 80 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर पिछले 5-7 दिनों में ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस फेस हुआ वो 76-77 के पास है। तो वो लेवल निकलने के बाद 80 रुपए तक के टारगेट होंगे। 68 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 77-80 के टारगेट्स के लिए। ओके। तो एनसीसी लिमिटेड है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक स्पेशल पिक का बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए। स्पेशल पिक है, सुपर सीडे वही जाने, हमारा काम बिगुल बजाने का है। सिद्धार्थ जी सुस्वागतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप स्पेशल पिक देना चाहते। अच्छा, सुबह मैं आपको याद कर रहा था कौन से स्टॉक का नाम निकला था जो सिद्धार्थ जी का, हाँ याद आया। सिद्धार्थ जी आप इलाहाबाद गए थे? सिद्धार्थ जी अनिल जी इलाहाबाद गए थे आप थोड़े दिन पहले घूमने? हाँ, इलाहाबाद गए थे। हाँ, वहां से एक्सिस बैंक का कॉल दिया था आपने, सही है? अनिल जी आपने मतलब आप कितना याद रख सकते हैं, आपकी कितनी जीबी या टीबी की मेमोरी है, यही एक बहुत बड़ी सोच है। तो देखो मेरे को याद कैसे रहा वो बता दूं। इलाहाबाद घूम रहे थे, वहाँ से ए से इलाहाबाद, ए से एक्सिस बैंक दिया था, तो बस कॉम्बिनेशन में याद रह गया। तो पहले तो वो आज सुबह सुबह एक्सिस बैंक तेज दौड़ लगा रहा था, तो आपको बधाई। आई एम श्योर आपके टारगेट्स में अब ये याद नहीं रहा कि किस लेवल पे आपने रिकमेंड किया था, लेकिन ये पता आपने किया था। अनिल जी थैंक यू, आपने याद रखा। हमने 760 में एक्सिस बैंक इलाहाबाद से रेकमेंड किया था 810 के टारगेट के लिए, जो अचीव हो चुका। बिल्कुल। तो प्रयागराज इलाहाबाद से जो पिक दी है स्पेशल एक्सिस बैंक, वो तेज दौड़ लगाता है और बधाई इसकी। बताएं सर, आज लाइफलाइन यूज करने की खास वजह? धन्यवाद अनिल जी, लाइफलाइन आपने ऑप्शन दिया और आज जो लाइफलाइन यूज कर रहे हैं क्योंकि पावर ब्रांड। सिद्धार्थ जी पता तो है ना लाइफलाइन यूज करने का ऑप्शन हिंदुस्तान में 2 ही लोग देते हैं। जी बिल्कुल, एक आप और एक दूसरा अमिताभ बच्चन जी। नहीं, मैं दूसरा हूँ, पहले वो है। अरे ऐसा मत करो, पहले तो वही है। जी सर बताइए। जी बिल्कुल जी। तो आज जो स्पेशल बिगुल जो है वो पावर पैक ब्रांड है, पावर ब्रांड है, कंजम्पशन की इवन स्टोरी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल।
दिवाली अब हमारे सामने है, अब नवरात्रि, दिवाली, तो सेल का सीजन बहुत जोरदार होगा, कंजम्पशन अपनी चरम सीमा पे होगा और पावर ब्रांड जिनके पास जो एक से एक है, जैसे कि एलन सॉली, वैन हुसैन, लुई फिलिप, पीटर इंग्लैंड, पैंटालून्स, तो फुल फ्लेजेड फेस्टिव सीजन का मौका एबीएफआरएल को मिल रहा है 2 सालों के बाद। तो अब यहाँ पे सेल धमाकेदार हो सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में हमने देखा 250% से ग्रो हुआ है। 75 नए स्टोर ऐड करने की योजना है पैंटालून्स द्वारा और आने वाले 3 साल में 15% की CAGR ग्रोथ से ग्रो हो सकती है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। तो कंजम्पशन की स्टोरी आप जानते हैं कि आने वाले 3-6 महीने बम्पर रह सकते हैं, उसमें से पावर ब्रांड एबीएफआरएल जिसकी खरीदारी करनी है, आपको टारगेट रखना है 358 का। 358 के टारगेट से एबीएफआरएल पे खरीदारी की जाएगी। ओके, तो एबी फैशन पर रखिए नजर और 358 का होगा टारगेट, इस पर है खरीदारी की राय। सिताज जी की राय आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिताज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक स्पेशल पिक शेयर करने के लिए। एबी फैशन यहाँ पर रखनी है आपको नजर। कंजम्पशन पे तो बढ़िया एक्शन बनी रहा है, इसकी हम बात भी कर रहे थे। एक स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में आ रहा है, इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, जरा इसके चार्ट पुल अप करिए। 1915 का लेवल इस पर अभी अभी आपको आते हुए दिख रहा है। 4% का उछाल है। हालांकि कच्चे तेल के दाम पिछले 4-5 दिनों में कहीं नहीं गए, पर जो अभी अनिल जी से बात भी चल रही थी, रिकॉर्ड पैसेंजर ट्रैफिक एक दिन का 17 सितंबर को मुंबई एयरपोर्ट में देखा गया और अदरवाइज भी डिमांड तो काफी बढ़िया है ही। आइए एक बार चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून सर। इंटरग्लोब या फिर एयरलाइन से ही शुरू करते हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, बट जिस तरह की डिमांड के इस समय संकेत आ रहे हैं, जबरदस्त मूवमेंट है। इस स्टॉक पर कोई राय रखते हैं सर? सबसे बड़ा जो इनके लिए प्लस पॉइंट है वो है क्रूड का नीचे गिरना। करीब 40% जो कॉस्ट आती है एक एयरलाइन को उड़ाने की, वो क्रूड के आती है, मतलब जो फ्यूल है उसकी आती है। तो फ्यूल के जो क्रूड के नीचे गिरने से इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो जाती है और नो डाउट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। मेरा ये मानना है आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोग ट्रैवल करेंगे, छुट्टियों पे जाएंगे। सर्दियां जनरली यहाँ पर छुट्टियों का सीजन रहता है, बहुत लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं। बिजनेस ट्रैवल भी अब आई थिंक नॉर्मल हो चला है, लगभग कोविड के आसपास वाला। तो एविएशन में इंडीड इंटरग्लोब एविएशन का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। अगर आप सारे एयरलाइंस को देखें, स्पाइस जेट को, विस्तारा को, एयर इंडिया को, तो इंडिगो का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी ये होगा। और नो डाउट इनका रेपुटेशन अच्छा है। ऑन टाइम ये अपनी जहाज उड़ाते हैं, फ्लाइट्स उड़ाते हैं और ऑन टाइम ही ये इनके डिपार्चर्स और अराइवल्स होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2300 साढ़े 2300 तक भी जा सकता है इस तेजी में। और क्रूड का गिरना इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यहाँ से अगर $5 से $10 क्रूड में और नरमी आ गई तो मेरा ये मानना है कि ये आराम से 2300-2400 तक दिखेगा। तो इंडिगो बहुत अच्छा लगता है और पूरा एयरलाइन क्षेत्र रादर बहुत अच्छा लगता है। और उन सभी में जो मेरी पहली पसंद है वो इंडिगो है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर आज के रेट में इंडिगो का ही है। कितने लोग उड़े थे उस दिन मुंबई एयरपोर्ट से? 1,30,000 शनिवार को 17 तारीख को 1,30,000। उसमें से एक में था। एक आप थे। मैं जोधपुर गया था। जोधपुर गए थे, राइट। हाँ, मैंने भी उस दिन एयरपोर्ट की सुविधाओं का इस्तेमाल किया था। भीड़ तो थी। भीड़ थी और वो भी सैटरडे था, ऐसा नहीं कि मतलब वीकडे हो। भीड़ तो थी। हाँ, पता नहीं आजकल कभी ऐसा लगता है कि जब वीकडे में जाते हैं ऐसा लगता है अच्छा वीकडे में बिजनेस क्लास वाले ज़्यादा लोग होंगे तो भीड़ ज़्यादा रहती, फिर वीकेंड पे जाते हैं उतनी मिलती, फिर लगता है अच्छा लोग वीकेंड पे भी जा रहे होंगे, दूसरे काम से या वैसे ज़्यादा जाते होंगे। मतलब कभी भी जाओ भीड़ मिलती है। बिल्कुल सर। और लाउंज तो जैसा मैंने हाँ, आपको बताया, ये भगवान, लाउंज के बाहर ज़्यादा आजकल तो लाउंज के बाहर कहीं कोना पकड़ के शांति से बैठ जाओ, वहाँ शांति है। हाँ, लाउंज में तो ऐसा हाल है कि पूछो मत। मतलब बैठने की सीट भी मिल जाए तो मुश्किल। लाउंज में बैठने की सीट मिल जाए और ऐसा खाने के वहाँ ऐसा लंगर लगाओ ना बिल्कुल। सर मजाक नहीं करो। कौन अपने पैनल में कौन ज़्यादा ट्रैवल करता है? भसीन साहब आएंगे तो वो तो खैर बता ही देंगे। बाकी कोई जो ज़्यादा ट्रैवल करता हो, एयर ट्रैवल, किसी का ऐसा एक्सपीरियंस आप में से? जी सुमित जी। अनिल जी एकदम सही कहा आपने। हाँ। लंगर वाली फीलिंग आती है जब वहां जाते हैं और अनिल जी इतना मतलब आप ये मान के चलो कि 2-2.5 घंटे का टाइम लेके मिनिमम चलना पड़ता है। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बॉम्बे वाले पे चले गए उसमें तो मैराथन लगाना पड़ता है। इतना लंबा तो एक तो है वो, और किधर भी चले जाओ आप एयरपोर्ट पे पूरी भीड़ मिलती है। चेक इन पे, लगेज काउंटर, किधर भी चले जाओ अनिल जी तो बहुत भीड़ है। और वो जो अनिल जी हर बार बोलते हैं कि अनिल जी नहीं, वसीम साहब हर बार बोलते हैं कि एयरपोर्ट पे पैर रखने को जगह नहीं है, जीएमआर इंफ्रा चलेगा, तो वो सही है अनिल जी। सही है जी। कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, लाउंज के सबसे बड़े प्रेमी हम में से हैं राकेश बंसल जी। अनिल जी, मैं जितनी बार इनके साथ ट्रैवल करता हूं तो अनिल जी हम लोग आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। इसलिए नहीं कि अनिल जी भीड़ से डर है, अच्छा। इसलिए क्योंकि आधा घंटा इनको लाउंज में बिताना होता है। अनिल जी, तो लाउंज के अंदर क्या मिलता है, कौन से लाउंज में क्या कुछ है, अनिल जी सारी जानकारी रखते हैं बंसल जी। उसकी आप चाहे तो पूछ लीजिए, सारी फंडामेंटल रिसर्च की हुई है। हाँ? वाह, पूरे चैनल चेक करके गजब गजब बंसल जी, बहुत ही बढ़िया, फंडामेंटल टेक्निकल बढ़िया है। चलो बहुत बढ़िया। तो अच्छा है, कम से कम कोई बिजनेस तो ऐसा है जो बड़ा फ्लोरिश कर रहा है। आई थिंक वो ड्रीम फोक्स जब ड्रीम फोक्स तब अब यही बात कर रहे थे। हाँ, और ड्रीम फोक्स का ग्रोथ की बात कर रहे ग्रोथ थे वो। पक्की आएगी थी, रिजल्ट ऐसे आएंगे ना दमदार इनके। और आजकल तो क्या हर एक को क्रेडिट कार्ड पे एंट्री मिल जाती है आराम से, तो एंट्री भी इजी हो गया। पहले लाउंज एक्सेस इतना इजी नहीं होता था, अब थोड़ा इजी हो गया। तो चलिए, ये है आपके लिए बैंक्स पर भी रखी नजर। आईडीबीआई बैंक के लिए खबर आ रही है, सरकार ने आरबीआई से प्रमोटर नियमों में समीक्षा की मांग की है। आई थिंक वो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है इनके विनिवेश की तरफ प्रोसेस, उसमें एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। आईडीबीआई बैंक पर रखी नजर, स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है इस समय। तो आइए बैंक की बात की है तो कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी करनी है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की 42 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में, जो कि करंटली ₹1.15 ₹1.20 पर ट्रेड करती है। यहां पर बहुत ही अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड देखता है मुझे नजर में जो आता है। 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, ₹2.5 का पहला टारगेट, ₹2.75 का दूसरा टारगेट। पंजाब नेशनल बैंक की 42 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। दीपांशु, इस सीरीज की स्टार्टिंग में मैंने पंजाब नेशनल बैंक में लगभग 35.5-36 रुपए पर कॉल दिया था, और ये उस वक्त एक्सपेक्ट था कि 40 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन स्टॉक ने 40 रुपए के जाने के बाद एक शॉर्ट वहां पर कंसोलिडेशन का फेज बिताया और उसके बाद 40 के लेवल को भी पार करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर मोर इंपॉर्टेंटली 40-41 के स्ट्राइक में कंबाइंड लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा शेयर ट्रैप ऑलरेडी होते हुए नजर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है एक्सपायरी के पास यहां पर एक शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर अब देखने को मिल सकता है, और उसके चलते इस स्टॉक में 44 से 45 रुपीज तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये ऑप्शन लिटरली ₹2.75 ₹3 तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखती है। तो पीएनबी में ये 42 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राय पीएनबी पर आती हुई। एक बिल्कुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताइए नितिन जी। जी, यहाँ पे एक्सिस बैंक की 810 की कॉल ऑप्शन होगी, जो मुझे मिल रही है यहाँ करीब 15 रुपए में, और इसका स्टॉप लॉस होगा 9 रुपए के और टारगेट होंगे 23 से 24 रुपए का। अब पूरे जो बैंकिंग में जो रैली आई है, इसमें लीडरशिप आज एक्सिस बैंक से मिली है, आईसीआईसी बैंक, इन दोनों में ओआई बिल्डअप है, और एचडीएफसी बैंक जिसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वहां पे ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में ही है। और लास्ट 2-3 दिनों से एक्सिस बैंक में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक मोस्ट लाइकली 825 से लेके 830 की तरफ शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। इसलिए हम एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे 810 की, जो आपको 15 रुपए में मिलती है। टारगेट 23 से 25 रुपए के होंगे, स्टॉप लॉस 9 के होंगे। स्टॉप लॉस 23 और 25 के टारगेट के लिए 810 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदें आप 15 रुपए में एक्सिस बैंक पर। ये राय आपके लिए नितिन जी की। आइए बढ़ते आगे, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या है आज इरादा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर पहला। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज, जो अभी बताएं सर पहला। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज, जो अभी 397 के लेवल्स पे है। टारगेट है इसका शॉर्ट टर्म 420, स्टॉप लॉस रखना है 390 का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, भारत की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। एथेनॉल के जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, एथेनॉल प्लांट्स, उसको सेटअप करने का काम है, और उसके अलावा कई सारे एग्रो प्रोसेस और भी इंडस्ट्री को कैटर करती है। फिर बायोफ्यूल, बायोगैस, तो इस तरह के सेगमेंट को काम करती है। 75 से ज्यादा देशों में कंपनी प्रेजेंट है। बाकी इस कंपनी का जो एथेनॉल प्रोजेक्ट सेटअप करने में 65% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। और जैसे सरकार का एक ऑलरेडी इंडिकेशन है कि जो 10% अभी पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती है,
तो जिसके अंतर्गत ये 450 करोड़ लीटर की खपत होती है भारत में, उसको 20% करना है 2025 तक। तब डिमांड हो जाएगी इथेनॉल की अराउंड 1250 करोड़ लीटर। तो उसको कैपेसिटी लगाने के लिए करीबन 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा इस सेक्टर में। और चूंकि इनका 65% मार्केट शेयर है, तो एक बहुत ही बड़ी 8,000-9,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के सामने आने वाले 2-3 साल में। और अभी का टर्नओवर है सिर्फ 2300 करोड़ का। बाकी अनिल जी, इसके अलावा भी ये तो सिर्फ पेट्रोल में ब्लेंडिंग की बात हो रही है, डीजल में अगर ब्लेंडिंग होती है तो फिर बहुत ही वारे नारे हो जाएंगे इस कंपनी के। फिर कंपनी के पास 2G एथेनॉल की टेक्नोलॉजी भी है, जिसके अंतर्गत ये जो राइस स्ट्रो होते हैं ना, जो दिल्ली एनसीआर में बराली जो बोलते हैं, ये विंटर्स में जो किसान जलाते हैं जिसके कारण पोल्यूशन बहुत होता है, उससे भी मोलासेस, उससे भी एथेनॉल, पराली ना, बराली हाँ, नहीं बराली नहीं, पराली पराली हाँ वही। तो वही मैं कुणाल जी या राकेश जी से समझ लेता हूँ। नहीं तो क्या, हमको भी पता है, उनसे क्या समझना है। हाँ तो अनिल जी, ये जो राइस स्ट्रो या पराली जो पेडी स्ट्रो है जी, ये वेस्ट होता है, कोई काम नहीं आता। इससे भी एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी है, 2G टेक्नोलॉजी, जो ये कंपनी के पास है। आईओसी का एक प्लांट इन्होंने अभी लगाया है और एक जबरदस्त 3300 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। जून क्वार्टर में 41 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 22 करोड़ का पैट था। FIS-DIS अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। जीरो डेट कंपनी। मुझे लगता है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में 40-50 रुपया करेक्ट हुआ है, बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। 420 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस। 390 का स्टॉप लॉस, 420 के टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्रीज। और ये पराली पर जो कुणाल जी और राकेश जी को आप एक्सपर्ट मान रहे थे, कल को वो बुरा मान जाए कि सेठी साहब ने एक्सपर्ट माना, फिर भी उसके बावजूद हमसे राय नहीं ली। आप दोनों में से कोई कुछ कहना चाहता है इस पर? और साथ ही इसके बाद सेकंड स्टेज पे चोपड़ा साहब, फिर हिमांशु जी, फिर नितिन जी, दिल्ली के 5 लोग हैं, किसी को भी बुरा ना लगे तो आप में से किसी की कोई राय है तो प्लीज बता दीजिए। बेटर सेफ देन सॉरी। अनिल जी, मेरी बड़ी स्ट्रांग राय है। अनिल जी, स्ट्रांग राय है। बोलिए तो। देखिए अनिल जी, जो अभी सेठी साहब ने बताया कि पराली से इथेनॉल बन जाएगा, तो अनिल जी ये चीज पंजाब के लोगों को बताई जाए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बताया जाए। अनिल जी, पराली से काफी दिक्कत होती है, अभी वो जलना शुरू हो गई है और पूरा दिल्ली धुएं में डूब जाता है। अनिल जी, अच्छा, पॉल्यूशन इसी की वजह से होता है। तो वैसे तो अनिल जी पराली का कुछ नहीं हो रहा है। अगर सेठी साहब की बात सुन के ये पंजाब के लोग ये पराली का इथेनॉल बनाएंगे तो अनिल जी सबका भला हो जाएगा। तो सेठी साहब का अनिल जी मैं तो कहूंगा कि जी बिजनेस एक पोस्टर बना के पंजाब के लोगों को अनिल जी एजुकेट करें इसके थ्रू। मतलब ये सेठी साहब के जिम्मे है ना ये काम किसको दिया, किसको, ये तो बताओ आप। अनिल जी, काम तो आपको दिया है, ब्रांड मैनेजर हमने सेठी साहब को बनाया अनिल जी, जिसने बताया अनिल जी, मुझ जैसे व्यक्ति को भी नहीं मालूम। मैं तो अनिल जी अपने आप को साइंटिस्ट से कम नहीं समझता अनिल जी, मुझे भी नहीं मालूम था कि पराली से इथेनॉल बनता है अनिल जी। अच्छा, ओके, चोपड़ा साहब कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी सर। सर, एक कंपनी की मैनेजमेंट से मैं मिला था, ऑलरेडी स्टॉक काफी भाग चुका है। तो वो पेपर इंडस्ट्री में है। तो पेपर इंडस्ट्री वाले भी जो राइस हस्क है या पराली है, उसको यूज करते हैं पेपर बनाने के लिए। जनरली वुड पल्प यूज होता है, मगर कुछ पेपर मैन्युफैक्चरर्स अब जो राइस हस्क है उसको भी यूज करना उन्होंने शुरू किया है और अब व्हीट हस्क पे भी काम कर रहे हैं। तो अनडाउटेडली काफी काम चल रहा है। इस प्रॉब्लम से निजात हो सकता है आने वाले सालों में पाई जा सकेगी, मगर पेपर में तो निश्चित रूप से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये काम हो रहा है। बढ़िया, चलो अच्छा है। जिन चीज़ों से पोल्यूशन फैलता हो उनसे अगर इथेनॉल बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। दोनों तरह से फायदा है, एक और एनवायरनमेंट बेहतर होगा, दूसरी और किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। सेठी साहब, दूसरी पिक। जी, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मैनेजमेंट को सुन के ही बोल रहा हूँ। अच्छा। कि उन्होंने आईओसी का एक प्लांट भी लगाया है वहाँ पे, जहाँ पराली से ये 2G टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल की टेक्नोलॉजी है। मतलब किसानों के लिए तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ये वाली बात हो जाएगी। बिकॉज जलाने के बनिस्बत उनको पैसे मिलेंगे जो पराली के, तो अच्छा ही है सबके लिए। तो ये होता तो अच्छा ही है और प्राज इज अ लीडर इन दिस, तो उसका फायदा होना है इसको अनिल जी। बाकी अनिल जी, आज की मेरी दूसरी पिक है, स्टॉक का नाम है केमप्लास्ट सानमार। ये स्टॉक अभी 440 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अभी थोड़ा बढ़ गया है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 460 का पहला टारगेट, 470 का दूसरा टारगेट और 428 का स्टॉप लॉस रखना है। ये भी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की, खास करके स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन्स बनाती है। इसके अलावा एग्रो केमिकल्स, फार्मा और फाइन केमिकल सेक्टर के लिए इंटरमीडिएट्स भी बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है। हाल ही में इसका आईपीओ आया था, हाल ही में मतलब 6-8 महीने हो गए आईपीओ आके।
541 के लेवल पे आईपीओ आया था, वहां से आज ये नीचे है। बट आईपीओ के दौरान अच्छा रिस्पांस मिला था। एसबीआई म्यूचुअल फंड और मिरे एसेट मैनेजमेंट दोनों ने तो काफी एग्रेसिवली आईपीओ में भी पार्टिसिपेट किया और आईपीओ के बाद भी अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाई है। बाकी अनिल जी, ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसके भी इंटरनेशनली काफी प्लांट्स बंद हुए हैं, यूरोप में गैस की शॉर्टेज की वजह से, पावर क्राइसिस की वजह से, और यूएस में वेदर कंडीशंस की वजह से लुजियाना और टेक्सास में कई प्लांट्स बंद हुए, तो उसका फायदा इनको इंटरनेशनल प्राइजेस में मिल रहा है। फिर इन्होंने अपने हाल ही में कर्ज को भी बिल्कुल जीरो कर दिया, एनसीडीज को पूरा पेमेंट किया है, तो फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 460 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 428 का स्टॉप लॉस। अरे वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए, और हाल ही में पीवीसी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी उससे भी एक फ़ायदा केम्प्लास को मिलेगा, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, तो उनके लिए एक बड़ी बात है, राहत की बात भी है। तो यहाँ पर 460 470 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले आप 428 के स्टॉप लॉस के साथ। धन्यवाद सेठी साहब। 2:36 कर ले 2:30 बजे का काम? सर बिल्कुल, हम भी तैयार हैं। आइए बिल्कुल, अनिल जी की स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स सुस्त है अनिल जी, ऊंचाई से तो फिसले ही थे, अब 20-22 पॉइंट आपको नीचे दिख रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स में 1/4% की गिरावट है, तो कल का जो रिबाउंड था अमेरिकी के बाजार में, क्या वो आज सस्टेन करेगा या नहीं, इस पर सवाल जरूर उठता है। यूरोप में मिला जुला कारोबार हो रहा है। एशिया मजबूत था सर, हमारे बाजार भी मजबूत हैं, एशिया के बाजार भी मजबूत है, वहां से कोई परेशानी नहीं है। कच्चा तेल हल्की बढ़त दिखा रहा है, कोई बात नहीं, रुपया स्टेबल है, तो बाकी सारे संकेत स्टेबल हैं। थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स और यूरोप के बाजार सुस्ती दिखा रहे हैं, क्या करना है सर? देखिए, हमारी जो आज की ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है, देखिए 17,890 से 17,935 जी, ठीक है, लगभग अपने वहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, और आज का ये 919 का। तो आज की हायर रेंज पे तो खरीदना नहीं है, तो स्पेशली तब जबकि आपको डाउ फ्यूचर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नीचे आएगा तो लेंगे, नीचे का मतलब क्या है, 17,800 के आसपास। अब बचे हुए समय में अगर 17,800 के आसपास मिलता है वहाँ एंट्री कीजिए, यहाँ पर नहीं। 890 935 हमारा परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जो था, 925 935 जो गिन लीजिए, 919 का हाई है। बैंक निफ्टी अपने क्लियर कट बात हुई थी, 41,625 41,825 आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है, 41,677 का हाई है। और आज बैंक निफ्टी में अपनी जो शॉर्ट कॉल भी थी वो यही थी कि ऊपर में 625 के आसपास तक बेचिए। सो अगर आपने बेचा है 850 का स्टॉप लॉस रखिए, डे एंड पे काट लीजिए, या 850 का स्टॉप लॉस रखिए। अब आइए डेटा बता दूं क्या है। पहली चीज़ ये कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि आप 17,800 के नीचे आज क्लोजिंग देंगे। डेटा जिस तरह से बने, 17,800 के पुट पर 90 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में, उसमें से 70 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से 50 पॉइंट नीचे आता है निफ्टी किसी भी वजह से, अब से लेकर 3 सवा 3 बजे तक, तो वहाँ पर आपको खरीदना है 17,800 के आसपास। ऊपर में 17,900 हल्की फुल्की रुकावट है, बड़ी नहीं, हल्की फुल्की, 50 लाख शेयर वहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा रुकने के। हाँ, 18,000 को पार करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, एक आध दिन, क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 67 लाख शेयरों का है, तो वो आज तो होना नहीं है। तो अब बचे हुए समय के लिए डीप ब्रॉडली जो रेंज दिख रही है, नीचे 17,800, ऊपर 17,925, ये 125 पॉइंट की रेंज में आप ट्रेड करेंगे तो 900-925 की रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक करिए, क्लियर है? ओके, और 800 के आसपास आए वहाँ पर खरीदारी कीजिए। बैंक निफ्टी 41,570 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, 41,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 27 लाख शेयरों का, इसलिए अब ज़्यादा संभावना है कि क्लोजिंग बेसिस पे से आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर 41,500 के ऊपर आप बंद होते हैं तो ये अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। हाँ, एग्जैक्टली, 41,404 की हाईएस्ट क्लोजिंग है, 41,405 की अपने, 41,405 14 सितंबर की, करेक्ट। सो आज की हाई आप मतलब बेस्ट क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इन एनी केस थर्ड बेस्ट तो होगी, क्योंकि अब तक दो ही क्लोजिंग अब हमें 41,000 के ऊपर मिली, एक 41,405, दूसरा 41,209। सो अगर 405 के ऊपर कहीं भी बंद है तो लाइफ टाइम हाई पे बंद हो रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। और क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पुराना लाइफ टाइम हाई जो हमारा 41,629 का था, लगभग उसको आज फिर से पार किया है, 41,840 का हाई है, वहां तक का रास्ता खुला है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 41,500 के कॉल्स में भी 24 लाख शेयर हैं, सो 3 बजे तक 41,500 ये होल्ड रहता है, तो दीप फिर ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी डे हाई पर बंद होगा। ओके, हाँ, ये है लब्बो जो कहा 3 बजे तक इसको 41,500 के नीचे जाना नहीं है, 50 पॉइंट का इसको पे जाना नहीं है। और अगर वो हुआ तो डे हाई पर फिर हो सकता है आप 41,625 से लेकर 41,825 के रेंज में कोई न कोई नया लेवल बनाकर वहां पर क्लोज होते हुए दिखे। ये आपको डेटा दिख रहे हैं, तो मजबूत डेटा है। लग नहीं रहा कि आखिरी 1 घंटे में कोई परेशानी होनी चाहिए। डाउ फ्यूचर्स भी ज़्यादा नहीं, 41 पॉइंट, अब 150-200 गिर जाए तब तो बोल नहीं सकते हैं, कुछ जरूरत से ज़्यादा ही गिर जाए तब तो अलग बात है, बाकी इतने में तो हम मैनेज कर लेंगे।
इतने में मैनेज। हाँ इतने मैनेज, और कल का कॉन्फिडेंस भी तो है ना, कल 250 पॉइंट 350 पॉइंट नीचे था, फिर भी हम ऊपर बंद हुए और डाउ को घुमा दिया। आज घुमाएंगे 30,550, डबल बॉटम बन चुका है डाउ में, आज ट्रिपल बॉटम 30,550 शुक्रवार का लो, सोमवार का लो, और आज भी समझो गलत हो जाए तो 30,550 तो क्या तोड़ेंगे आप, उसके नीचे तो जाएंगे नहीं। तो आई थिंक अच्छे सपोर्ट पे बैठे, लेट्स सी क्या होता है, बट अदरवाइज ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड पर तेजी की तरफ। ठीक है, चलिए तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का सेटअप, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया लेवल्स आपको क्लोजिंग पर भी दिख रहे हैं इस समय पे। आइए फिर थोड़ा फोकस करते हैं कच्चे तेल की कीमतों में। तो हमने एक रेंज बाउंड एक्शन ही देखा है 92 के आसपास पिछले कई दिनों से ब्रेंट है, बट एग्री कमोडिटीज में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कल कुछ दाम ठंडे हुए थे पर कुछ रिबाउंड भी आते हुए दिखा था। एक बार समझ लेते हैं इस समय एग्री बाजार का हाल और कौन सी कमोडिटीज पर रखनी है नजर। कॉफी पर स्पेशली थोड़ा एक्शन हमने देखा है, कॉटन लगातार गिर रहा है। आइए नेहा से जरा समझा जाए, नेहा क्या चल रहा है एग्री स्पेस में। दीप, आपने कॉफी का जिक्र किया, वहां पर स्ट्रेंथ है, लेकिन एक इस एग्री कमोडिटी को छोड़ दे तो बाकी सभी एग्री कमोडिटीज में इंडिकेशंस प्रेशर के ही हैं, और प्राइमरीली जो कारण है वो सप्लाई की जो चिंताएं हैं वो अब यहां छटती हुई दिखाई दे रही है। आपने कॉटन का जिक्र किया, आइस कॉटन 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है। हमने इसे कुछ दिनों पहले ही 100 सेंट का लेवल काफी हफ्तों के बाद तोड़ते हुए देखा। रॉ शुगर की बात करें तो इसकी कीमत 1 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। गेहूं, मक्का, सोयाबीन दायरे का ट्रेड है, लेकिन प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर के कारण क्या है, आपने कमेंट्री की शुरुआत में ही कहा कच्चा तेल, क्योंकि बायोडीजल फीडस्टॉक इन सारी कमोडिटीज से रिलेटेड है, फिर चाहे वो कॉटन हो, चीनी हो, खाने के तेल, तिलहन। इसीलिए जब जब कच्चा तेल सस्ता होता है, ठंडा होता है, ये कीमतें ऑटोमेटिकली उस पर रिएक्ट करती हैं। ग्लोबल गेहूं की कीमतें वो लगातार प्रेशर झेल रही हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन में कटान अच्छी खासी है और वहां से एक्सपोर्ट शिपमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और यूरोनेक्स्ट जो कि पेरिस बेस्ड एक्सचेंज है, जो कि एक बड़ा यूरोप का एक बड़ा बेंचमार्क है, वहां पर हमने देखा गेहूं वायदा में तेज गिरावट आई है। तिलहन, रेपसीड मील, ये सब 1 साल के निचले स्तर पर चले गए हैं। स्टोनेक्स जो कि दुनिया के बड़े कमोडिटी ब्रोकर्स में से आते हैं, उन्होंने ग्लोबल शुगर मार्केट के लिए नए सीजन के लिए अपना सरप्लस बढ़ा दिया है। जुलाई में 33 लाख टन का सरप्लस था, अब 39-40 लाख टन का सरप्लस कर दिया है। एशिया में ब्राजील में चीनी का उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक सुस्ती के पूरे संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, 20 साल की ऊंचाई पर है। और एक और चीज, जो अमेरिकी कृषि विभाग है वो हर महीने ग्लोबल सप्लाई डिमांड के एस्टिमेट्स लेकर आता है। उसमें मैंने चेक किया, गेहूं, तिलहन और कॉटन सबके उत्पादन, सबके एंडिंग स्टॉक्स में उन्होंने वृद्धि की है। मतलब क्लियरली यहां पर सप्लाई को लेकर चिंताएं ठंडी होती हुई दिख रही हैं, कम होती दिख रही हैं। कॉटन, क्योंकि भारत बड़े उत्पादकों में से आता है, सीसीआई ने हाल फिलहाल में ही नए सीजन जिसकी शुरुआत अगले महीने से हो रही है, उसमें कॉटन के आउटपुट का एस्टिमेट 15% से बढ़ा दिया है। और इंडोनेशिया वो तो चाह ही रहा है कि अपने पाम तेल की इन्वेंट्रीज को हल्का करे, डिस्काउंट दे रहे हैं। और मलेशिया के साथ जबरदस्त प्राइस वॉर चल रहा है कि कैसे भारत सबसे ज्यादा तेल उनसे खरीदे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाते हैं तेल के, और हमारे यहाँ पे दिवाली है, बड़ा फेस्टिवल है, वहां पर बड़ी खरीद आती है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं। ऑलरेडी 6 महीने में कीमतें हल्की हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में और कुछ हफ्तों में कीमतें और गिरी हैं, और संभावना यही है कि और प्रेशर जारी रहेगा। बिल्कुल, तो एग्री में तो लगातार गिरावट आ रही है। कॉटन के दामों की गिरावट की हमने कुछ समय पहले भी आपको बताया था। टेक्सटाइल स्टॉक्स भी फोकस में रहे, एफएमसीजी पर भी रखी है नजर, वहां पर भी उन्हें राहत है जिस तरह से एग्री के दाम गिर रहे हैं। आइए थोड़ी देर में भसीन साहब भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। उससे पहले 1-2 स्टॉक्स जहां पर बढ़िया एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स, आज सुबह कुणाल जी फोर्टिस हेल्थ की बात कर रहे थे और वहां पर तो हमने एक बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। कुणाल जी, अपोलो हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है सर? 6% का स्पाइक आज। देखिए, बहुत बेहतरीन चार्ट है। मेरे और राकेश जी के रडार पर भी अपोलो हॉस्पिटल था, बड़ा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से भी और ऊपर के लेवल्स आने की पूरी संभावना चार्ट पर दिख रही है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए थोड़ा बहुत स्टॉक क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, हल्का फुल्का नीचे आए तो बाय करके चलना चाहिए। इन स्तरों से भी काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिले है। अपोलो हॉस्पिटल पर आपके लिए राय आती हुई कुणाल जी की तरफ से। आइए भसीन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, करते हैं मुलाकात और जानते हैं उनकी पसंद के शेयर। भसीन साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार। बताएं सर, पहले तो अपडेट अब फिर से मजबूती के साथ 17,900 पर। हाँ अनिल जी, तो अपडेट दे दूं आपको। 550 रुपए पे कहा था कैनफिन होम ले लीजिए, 585 बिक गया, वापस 562 आ गया, ले लीजिए।
मैं आपको कह रहा हूं कि ये सरकार की जो नीति आ रही है, जहां पे प्राइवेट PSU बैंक्स में RBI के साथ दे विल बी कॉग्निजेंस ऑफ गेटिंग मोर पावर्स, और उसमें आप देखेंगे द आउट परफॉर्मेंस ऑफ PSUs विल स्टार्ट, एंड एज अ कॉरलरी एनीथिंग विच हैज टू डू विद द सब्सिडरी विल डू। और ये बहुत ही फ्रिवलस रीजन था जो आई थिंक इनसाइडर ट्रेडिंग थी, दैट्स व्हाई आज रिकॉर्ड वॉल्यूम हुई है और इसमें बहुत इन्फॉर्म्ड बाइंग है। दूसरी बात, आज शाम को इसकी CMD की कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, और जो शॉर्ट सेलर्स इसमें है आई थिंक बाय टुमारो यू विल सी भाई। तो 640 का भाव आपको कैनफिन होम में आ रहा है, 750 पे दिवाली। आज भी मैं 550 वाला 585 हो गया, वापस आया, लेने की चेष्टा कीजिए। इसके अलावा आपको PEL का था 947 वाला 977 बिक गया, 990 बिक गया, 991। और हिंदुस्तान कॉपर आपको 116.5 वाला 119.5 बिक गया। अब 3 पिक्स हैं आपके लिए, आप कहे तो मैं शुरू करूं। सर प्लीज बताएं। देखिए अनिल जी, सबसे पहले लीजिए, मैंने कैनफिन होम पहले भी कहा है, रिपीट कर रहा हूं, ये दिस इज गोइंग टू 640 एंड दिस फ्रिवलस रीजन ऑफ MD रिजाइनिंग इज फॉर पर्सनल रीजन। मार्केट हैज ट्राइड टू एक्सट्रापोलेट ऑन दैट इज फर्स्टली रॉन्ग, दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, आपको पता है गवर्नमेंट की जो ड्यूज थी एज फार एज इंटरेस्ट गोज, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी में फॉर वोडाफोन। 11 रुपए 80 पैसे पे उन्होंने कहा है, बट कंपनी सेइंग 12.5 में तो वही वारंट इशू कर रहे हैं, एंड आई थिंक 9 रुपए पे आपको तो इससे सस्ता मिल ही नहीं सकता। आरपूज आर गोइंग थ्रू द रूफ, दिवाली के टाइम पे डेटा इज एट द हाईएस्ट, तो मुझे कोई दो राय नहीं, 11, 11.5 आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है आइडिया में मिलने का। 9 रुपए 20 पैसे में लीजिए, 8.5 का स्टॉप लॉस, 11 रुपए का टारगेट। और तीसरा पिक है आपका सीमेंस, 2965 का 60 का भाव है, बाय सीमेंस फॉर अ टारगेट ऑफ 3100, स्टॉप लॉस ऑफ 2900। ये है आपके लिए 3 बेहतरीन पिक्स बसिन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। कैनफिन होम्स सुबह भी कहा था, बढ़िया मुंह आया, वापस से खरीदी नीचे आने के बाद, और 640 का आप रखिएगा टारगेट। वोडाफोन आइडिया 8.5 रुपये के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 11, 11.5 के टारगेट के लिए। सीमेंस खरीदिए 2900 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 3100 के टारगेट के लिए। 3 स्टॉक में है खरीदारी करने की राय। आइए अगला बिगुल है तैयार, हिमांशु जी, हिट मैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक मैंने पहले भी कवर किया है इसी हफ्ते में, लेकिन आज यहाँ पर वो कंफर्मेशन आती हुई नजर आ रही है जिस ब्रेकआउट का काफी समय से इंतजार था अनिल जी। स्टॉक का नाम है अनिल जी मैकडॉवल्स, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स। और यहाँ पर अनिल जी एक मच अवेटेड 865-870 रुपए के ऊपर का क्लोज आता हुआ, मुझे टेंटेटिवली क्लोज आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन का ट्रेड लेंगे अनिल जी, 880 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो कि लगभग अभी 26-26.5 रुपए के आसपास ट्रेड करती है। 21 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट रहेगा 34 रुपए का, दूसरा टारगेट 38 रुपए का, तीसरा टारगेट 42 रुपए का। मैकडॉवल्स की 880 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। अनिल जी, मच अवेटेड डाउनसाइड ट्रेंड, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल था, जिसमें से यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछली बार 3 रेजिस्टेंस थी ये स्टॉक 860-865 के लेवल्स पर मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करने के बाद अब की बार तीसरी बार इस लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कल तक 900-910 रुपए तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन पोजिशनली अगर हफ्ते 10 दिन का नजरिया है तो 950 रुपए तक के भी टारगेट्स मैकडॉवल्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। ये है आपके लिए मैकडॉवल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करने के राय ऑप्शन के जरिए 880 रुपए। इसमें याद है सर यूनाइटेड स्पिरिट्स? हाँ, हमारी पिक है ना 15 सितंबर, 15 से 2 दिन पहले ही था मेरे थर्सडे को। हाँ, 850 के लेवल पर 870, 885, 900, 920, 880 भी था उसमें। हाँ, तो ये बेचना मत। हाँ, 870 और 885 लगभग आ रहा है, 900, 920 वो रखना ही है, रखना है ना 100%। ये तो मैंने डिलीवरी के लिए बोला था, बच्चों के लिए कुछ तो रख लो, खरीदो। मतलब ये नहीं लोगे तो बच्चे कुछ और लेंगे, इससे बढ़िया शेयर ही ले लो। उनके लिए पैसे मत छोड़ो, पैसे से पता नहीं क्या खरीदे, शेयर खरीद के रख दोगे तो ठीक रहेगा, है ना? समझ गया ना? हाँ, लेके छोड़ दो भाई। हाँ, कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर ठीक है। तो ये है। अच्छा, एक मिनट, मैकडॉनल्ड्स की तो बात मैं, हाँ वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, हाँ, ये कौन सा चैनल है भाई साहब हिमांशु जी? डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल
ये कौन सा वो ऐसे जो स्टॉक ऐसे नीचे जा रहा हो उसको बोलते हैं फिसल पट्टी जैसा? हाँ जी अनिल जी, फिसल पट्टी, लेकिन बड़े ट्रेंड में छोटी फिसल पट्टी, और उस फिसल पट्टी में से अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है इसमें। अच्छा, फिसल पट्टी में अब कैसे आएगा ऊपर? अच्छा, ये सब फिसलने के बाद थोड़ा, अच्छा एक चीज बताओ, फिसल पट्टी को तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्लाइड कहते हैं ना। तो इसको स्लाइड बोल दो ना, स्लाइड पैटर्न। इतना हमको कंफ्यूज करने के लिए आप इतना मुश्किल वाला क्यों बोलते हो? डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। नहीं अनिल जी, बहुत ही सिंपल है, देखिए आपने एक ही मिनट में समझ लिया। नहीं समझा? अच्छा मैं पोल करूं कि लोगों को क्या ज्यादा समझ, अभी देखो फिर गड़बड़ हो जाएगी हिमांशु जी। चलिए सब लोग मुझे ट्वीट करके बता दीजिए कौन सा समझना ज्यादा आसान है, स्लाइड या फिसल पट्टी चैनल या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। और जब तक हमारे दर्शक इसका जवाब दे, कुणाल जी आप जवाब दीजिए। नहीं, कुणाल जी बहुत नेतागिरी करते हैं ना, इसलिए पूछा जाएगा जी। अनिल जी देखिए, कुछ बातों को अनिल जी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, अनिल जी कॉम्प्लेक्स ही रखा जाता है। क्यों? तो अनिल जी इसको समझिए, थोड़े ट्रेड सीक्रेट्स हैं अनिल जी। अच्छा, ताकि सबने समझ पाए ऐसा? अनिल जी क्योंकि कई सारे लोगों के मंसूबे हैं अनिल जी टेक्निकल एनालिसिस में हस्तक्षेप करने के, तो वो दूर रहे इसके लिए अनिल जी। सही कर रहे हैं हिमांशु जी। थैंक यू कुणाल जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम भी पहला वोट आ गया मेरी तरफ। हाँ, अब हम भी एंकरिंग को बहुत मुश्किल बनाने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आसान बना के रखिए। सबको लगता है हम एंकर बन जाए। हाँ, थोड़ी हम भी कॉम्प्लिकेशन, हम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेंगे एंकरिंग को, कोई आसानी से घुस ना पाए। थोड़े वो पीसीआर के टेक्निकल टर्म्स हम डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल, रोज अभी देखो कल से क्या करते हैं हम। आज तो एक दिन तैयारी के लिए चाहिए। लेकिन आइए इस कंजम्पशन पर ही एक राय ली जाए हमारे चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब, स्पेस स्टॉक्स, इस पर सेक्टर पर राय दीजिए। क्या मैकडॉवेल की बात हो रही है जी जी जी, बाकी वैसे आपकी मर्जी, आप उस किसी पे भी कर सकते हैं, लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक बस। जी जी जी। सर देखिए, खास करके नॉर्थ इंडिया के बारे में मैं बता सकता हूँ। जैसे जैसे सर्दियाँ अप्रोच करती हैं तो लिकर सेल्स बढ़ती हैं, गर्मियों में बियर सेल्स बढ़ती हैं, और सर्दियों में लिकर सेल्स जो वो ज़्यादा बढ़ती हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं, पूरा का पूरा जो ये सेक्टर है, कि एक प्राइस रिविजन आ सकता है कंट्री लिकर में। तो कुछ इनमें से कंपनीज हैं, रेडिको कैतान है या कई सारी दूसरी कंपनीज हैं जो कि कंट्री लिकर बनाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले 3 से 4 महीने अच्छे लगते हैं इस क्षेत्र में। और नो डाउट यूबीएल है, रेडिको कैतान है, मैकडॉवेल है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। रेडिको मैंने काफ़ी निचले स्तर पे पिछले महीने भी रिकमेंड किया था, वहाँ से लगभग 100-150 रुपये की तेज़ी कर चुका है। और मैकडॉवेल भी मुझे लगता है, मैं यहाँ पे एक बार रिकमेंड करना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ से चाल चलनी शुरू हुई तो लगभग 1000 तक का ये सफ़र तय करेगा 3 से 4 महीने में। तो मैकडॉवेल भी बहुत ही अच्छा लगता है इन स्तरों पर, और पूरा क्षेत्र मुझे अगले आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रिकमेंडेशन हिमांशु जी की तरफ से भी आती हुई मैकडॉवेल पर। आइए बढ़ते आगे। अंबुजा और एसीसी, ये 2 स्टॉक है जबरदस्त एक्शन में। अदानी ग्रुप के हाथों में आते ही दोनों शेयरों में बहुत ही जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। इन्वेस्टर्स के मिजाज भी थोड़े बदलते हुए दिख रहे हैं। कितने इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, कितने ट्रेडर बढ़ रहे हैं, ये बताएंगे वरुण। पिछले कुछ दिनों के डेटा के साथ तैयार है। वरुण बताइए, कुछ डेटा माइनिंग, डेटा क्रंचिंग। हाँ अनिल जी, दोनों की है। हाँ। और बेसिकली पिछले 4 महीने के डेटा खंगाले, 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके। तो हमने ये डेटा इसके लिए खंगाले समझने के लिए कि क्या अब अंबुजा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक रहा है, क्या ये ट्रेडर्स डिलाइट, हाँ ट्रेडर्स डिलाइट बन चुका है, जो कि आप रोज इसमें कमाई कर सकते हो। तो बेसिकली आंसर तो यही मिला कि अभी एक ट्रेडर्स डिलाइट बन चुका है, जो कि पहले इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक हुआ करता था। अब इसलिए अनिल जी हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे जो डिलीवरी वॉल्यूम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंबुजा और एसीसी दोनों में जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। नो डाउट स्टॉक्स में तेजी जरूर आ रही है, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। हालांकि ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, डिलीवरी आप अगर नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे तो वो उतने ही है, लेकिन वन कंपेयर्ड टू द टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कमी हो रही है। आप देखिए जून के महीने में अंबुजा की बात कर रहा हूं मैं, और एनएससी का डेटा है, ये बीएससी इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि एनएससी पे 95% ऑफ द ट्रेड्स होते हैं। इसके लिए 45 लाख के आसपास एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम जो थे वो जून के महीने में थे, और इसमें डिलीवरी करीब 60% के आसपास की थी। जुलाई में 31 लाख थे,
64% के आसपास की डिलीवरी थी। अगस्त में 94 लाख हुए, 58% के आसपास तब भी डिलीवरी थी। लेकिन आप सितंबर में देखिए 2.9 करोड़ के आसपास डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स था, उसमें तो डिलीवरी केवल 33% के आसपास थी। और उसमें भी जब ये 26 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में अगर आप देखते तो ये ओपन ऑफर खुला था, तो 1 से 9 सितंबर के बीच में जो डिलीवरी वॉल्यूम थे 44% थे। 12 से 19 सितंबर यानी कि जब खत्म हुआ ये ओपन ऑफर, उसके बाद 22% के आसपास के केवल ट्रेडिंग जो डिलीवरी वॉल्यूम से वो रह गए थे। और उस बीच स्टॉक में 24% की रैली देखने मिली। और पिछले 3 दिन में अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी वॉल्यूम केवल 17% है और स्टॉक में 8% का उछाल देखा गया। और इसी तरह का हाल एसीसी का भी है, जो एक समय पे 45% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम्स रहा करते थे, वो अब गिर के करीब 18-19% के आसपास रह चुके हैं। अगर आप 12 सितंबर से 19 सितंबर का डेटा देखेंगे और पिछले 3 दिन का डेटा देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि स्टॉक में रैली जरूर हो रही है, लेकिन काफी कम डिलीवरी वॉल्यूम के साथ रैली जो है वो हो रही है। नंबर ऑफ शेयर जरूर अभी भी 84 लाख के आसपास है अंबुजा में, और एसीसी में अगर आप देखेंगे तो 4-5 लाख के आसपास की डिलीवरी होती है। लेकिन वन कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम्स, ये जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो काफी कम है, जो कि साफ दर्शाता है कि एक समय में लोग इसकी डिलीवरी लिया करते थे, अब जो है इसमें इंट्राडे ज्यादा कर रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो खेलो हो गया। चोपड़ा साहब कोई विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे? ऐसी से अंबुजा में डिलीवरी नहीं बढ़ रही और सिर्फ दिन का ट्रेड हो रहा है। देखिए अनिल जी, अंबुजा सीमेंट लगभग मैंने 400 के स्तर पे रिकमेंड किया था, आपको याद होगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग में निकलवा सकते हैं। और वो कारण उसका ये था, मैंने एक बार पहले भी बोला था, एक लोलापलूजा इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि यदि पूरे के पूरे जो ग्रुप है उसमें अगर तेजी बन रही है कंपनीज में, तो एसीसी और अंबुजा दोनों इस समूह के भाग बन चुके हैं, तो इसके अंदर भी मुझे लग रही थी तेजी होगी, और दोनों हुई भी, एसीसी में भी और अंबुजा में भी। मगर अब मेरा में ये मानना है कि अच्छा खासा तेजी हो चुका है। अगर आप आज भी देखें तो इसका जो 50 डीएम है वो करीब 410 का है, अभी 580 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसकी ये संभावना है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गिरावट होगी, तो गिरावट में मुझे लगता है एक बार गिरेगा तो शायद डिलीवरी ट्रेड्स बढ़े। मगर अभी तो लोग, मुझे लगता है कि अपना इंटरडे लॉन्ग या शॉर्ट करके ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी तेजी हो चुकी है, इसलिए डिलीवरी वॉल्यूम्स मेरे हिसाब से घटे हैं। इस लेवल पे डिलीवरी कोई भी टेक्निकल ट्रेडर या फंडामेंटल ट्रेडर बहुत लंबी डिलीवरी लेके नहीं जाएगा, तो एक कारण ये भी हो सकता है। बाकी बहुत सारे अननोन रीजंस भी होते हैं मार्केट्स में, जो कि सारी चीज़ें नहीं पता होती। पर मेरा ये अंदेशा है कि इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा डिलीवरी ले जाने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अपना प्रॉफिट बांध के जाएंगे। लाइट बियर जब एक्शन भरपूर हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो ट्रेडिंग करने के लिए लोग वहाँ पर आ भी जाते हैं। और उसमें कौन सा लोलापलूजा इफेक्ट आ गया है। जरा एक बार सारे एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पे ले आए, देखिए सबका जनरल नॉलेज चेक किया जाए, बिना कोई गूगल किए। सुमित जी सामने देखिए। कोई गूगल देखने की कोशिश न करे। किस किस को पता है कि मुझे भी एक बार के लिए ऐसा लगा मैं टीचर हूँ क्लास का। जिस हिसाब से निकला था एकदम अंदर से, बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गया था मैं। ये लोलापलूजा इफेक्ट, इसके बारे में कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या होता है? अगर आपको किसी को कुछ क्यों चाहिए तो मैं क्यों दे सकता हूँ, अगर अच्छा क्यों की जरूरत नहीं है। जी बंसल जी बताइए। अनिल जी, आई एम आउट ऑफ रेस। अनिल जी, मैं तो इसको गिव नहीं जा रहा हूं, तो मुझे तो आप रेस से बाहर कर दीजिए और नीचे देखने की परमिशन दे दीजिए अनिल जी। नहीं तो बाकी जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया वो क्या रेस में? वो भी तो आउट ऑफ रेस ही है। रेस में नहीं रहने के लिए कौन हाथ खड़ा करता है? मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, इसके लिए थोड़ी हाथ खड़ा करना होता है। जी कुणाल जी। अरे जी देखिए, लोलापलूजा इफेक्ट तो एक बार मेरे ख्याल से चोपड़ा साहब ने मेंशन किया था जी, लेकिन लोलापलूजा अनिल जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है जी। तो अनिल जी शब्दों में मेरी रुचि है, तो अनिल जी मेरे को ये शब्द का आइडिया था। हाँ। लोलापलूजा मतलब होता है अनिल जी बहुत आकर्षक या बहुत ही शानदार। अच्छा, ये आया कहाँ से होता है? ये शब्द आया कॉमनली यूज होता है। जी 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 चोपड़ा साहब। ये चार्ली मुंगर ने, जो एक बाजार के बहुत बड़े निवेशक हैं और काफी लोग फॉलो भी करते हैं इंटरनेशनली, तो ये जो टर्म है उन्होंने कॉइन करी थी। और इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि अगर एक पूरे के पूरे ग्रुप में
अगर कंपनीज हैं तो काफ़ी पावरफुल ड्राइवर्स होते हैं जो कि सारी कंपनियों को खींचने लग जाते हैं, सारे फैक्टर्स को एकजुट होकर उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव बन जाते हैं। तो जैसे हमने टाटा समूह में देखा कि टाटा समूह की कंपनियां एक बार चलना शुरू हुई तो वो सभी में हमने इफेक्ट देखा। इसी प्रकार से अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं, वहाँ पर हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसमें एक रिकमेंडेशन भी करना चाहूँगा मैं, अगर आप अलाउ करें तो। जी जी सर, प्लीज़ बताएं। एक कंपनी है रेणुका शुगर, अब वो अदानी विलमार में सम्मिलित हो गई है, मर्ज हो गई है, तो ये विलमार ग्रुप बन चुका है, तो अदानी विलमार। तो मुझे लगता है कि रेणुका शुगर में भी इसी प्रकार का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी तक इसमें तेज़ी नहीं बनी है और यदि ये चलना शुरू होगा तो ये मल्टीबैगर भी बन सकता है। अभी 50 रुपए के आसपास है, तो ये अच्छी संभावना है कि इसके अंदर भी तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि जब भी कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाती है तो निश्चित रूप से हम ये देख रहे हैं कि अदानी समूह के सारे स्टॉक्स ही ग्रेविटी डिफाई कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रेणुका में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये आपके लिए। बाकी वैसे बंसल जी, जो आप आउट ऑफ द रेस हुए, तो मैं आप लोगों को सबको बता दूं बड़ी आसानी से। अभी भी हो सकता है सब लोग लोलापलूजा ना समझ पाए हों, क्योंकि कुणाल जी ने भी कोई ढंग से समझाया नहीं। तो आप जो 7 लोग इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप लोगों ने हमारे ऊपर लोलापलूजा इफेक्ट कर रखा है। मतलब हम मैं और दीप आप सब लोगों से बड़े इम्प्रेस्ड हैं, प्रभावित हैं। बंसल जी समझ गए अब? नहीं अनिल जी, मैं एग्री नहीं करता अनिल जी। आप हमसे, अनिल जी हम आपसे प्रभावित अनिल जी, इस बादर में करके अनिल जी समझाइए अनिल जी। और एक अनिल जी मेरी कंप्लेंट भी अनिल जी, ये लोला फुलूजा अगर खत्म हो जाए तो मेरी एक कंप्लेंट भी अनिल जी, फिर आप बोलेंगे कि 10 दिन बाद याद आया अनिल जी। क्या 10 दिन बाद क्या अनिल जी? जैसे मैंने आज वो आई वाला बोला था कि आपके नाम में भी आई आता, आपने बोला कि 12 दिन बाद याद आया है, तो मेरी एक कंप्लेंट है अनिल जी, आज की तारीख 20 सितंबर की कंप्लेंट है, तो उसको मैं आज ही रजिस्टर करना चाह रहा हूँ अनिल जी आपके पास। एक मिनट आता हूँ, उससे पहले एक बार अंबुजा और एसीसी की जो हम बात कर रहे थे उस पर नितिन जी के पास भी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है, एक बार जरा नितिन जी से समझा जाए। बताएं सर। देखिए जी, एसीसी या अंबुजा में हम लोग देख रहे हैं कि डिलीवरी परसेंटेज कम हुआ है, बट उसका मेजर रीजन ये है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर अभी देखेंगे तो जो वॉल्यूम्स है वो करीब एसीसी में करीब 37 लाख के आसपास है, और आज से 15-20 दिन पहले यही वॉल्यूम 5 लाख 6 लाख होते थे, जिसमें डिलीवरी करीब 4 लाख 5 लाख शेयर की होती थी। तो अगर आप इसे लास्ट 15-16 दिन से पुराने से कंपेयर करें तो डिलीवरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, यानी कि अर्लियर 5 लाख की डिलीवरी होती थी, पिछले दिन 6 लाख शेयर की डिलीवरी हुई है। बट परसेंटेज इसलिए कम हमें दिख रहा है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा हो गई है, ट्रेडिंग फेवरेट हो गया, ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। बट डिलीवरी क्वांटिटी अभी भी आइदर एसीसी हो या अंबुजा सीमेंट हो, उसमें करीब करीब वही है। जैसे अंबुजा सीमेंट पे हम देख रहे हैं कि अभी 7.5 करोड़ शेयर के ट्रेड हुए हैं, बट पहले क्या होता था 1.5 करोड़ 2 करोड़ शेयर का ही ट्रेड होता था। तो इसी रीजन से हमें दिख रहा है कि डिलीवरी परसेंटेज कम है, बट अगर क्वांटिटी ऑफ शेयर देखेंगे तो वो इनफैक्ट डिलीवरी में इंक्रीज हुई है। ओके, बिल्कुल परफेक्ट एकदम डिलीवरी का एनालिसिस आता हुआ आपके लिए नितिन जी की तरफ से। ये है पूरा का पूरा एक्शन। जी बंसल जी बताएं, इससे पहले कि आप भूल जाए। नहीं अनिल जी, मैं नहीं भूलूंगा अनिल जी। देखिए इतनी देर अभी मैकडबल्स की बात हो रही थी अनिल जी, मैकडबल्स आज का मेरा पिक ऑफ द डे भी था। और अनिल जी आपने 15 सितंबर को रिकमेंड किया था अनिल जी, 12 सितंबर को उस दिन कुणाल जी सेकंड हाफ में अनिल जी अवकाश पे थे, तो उस दिन मैंने इसको 828 830 के अराउंड भी अनिल जी रिकमेंड किया था। तो अनिल जी दीप ठीक से मेरे को लग रहा है या तो नोट नहीं कर रहे हैं या मुझको अनिल जी भूल रहे हैं, तो मेरी कंप्लेंट को अनिल जी नोट कीजिए। अभी सिमी जी होती तो वो अच्छे से अनिल जी कंप्लेंट करती। नहीं वो दीप पे कंप्लेंट, दीप दबाव में था एक्चुअली। कुणाल जी ने कहा कि जिस शो में मैं नहीं हूं और अगर बंसल जी कोई रिकमेंडेशन है तो उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया करें। इस चक्कर में दीप ने कुछ किया नहीं। बाकी आप देख लीजिएगा। तो बाकी दीप की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं, दीप तो कर ही सकता है। करेक्ट जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे सख्त ऐतराज है अनिल जी, जो बंसल जी ने अभी कहा, उन्होंने अपनी तुलना सिमी जी के साथ की है अनिल जी। तो अनिल जी ये जघन्य अपराध है अनिल जी, माफ नहीं हुआ अनिल जी। जब तक आपको ऐतराज है तब तक तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिर सिमी जी ने ले लिया तो इनका क्या होगा।
भगवान आपका भला करे। आइए, लेकिन एक जगह बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं यहाँ से सीधे कश्मीर, और आपको सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ लोगों ने सुनी होगी खबर, कुछ लोगों ने नहीं सुनी, तो जरा सुनिएगा। कश्मीर को अपना पहला मल्टीप्लेक्स मिल चुका है। अरे वाह, यहाँ पहला मल्टीप्लेक्स खुला है कश्मीर में, मल्टी स्क्रीन थिएटर्स खुले हैं। तो जरा इसकी और डिटेल ली जाए, कहाँ खुले हैं, क्या है, किसने खोले हैं। और हमारे साथ आशीष इस वक्त तैयार है पूरी जानकारी के साथ। आशीष, ब्रह्मास्त्र रिलीज होने के बाद खुले और सर शुभारंभ होगा लाल सिंह चड्ढा के साथ है। हाँ, ये पहली मूवी होगी। इतनी पुरानी? हाँ अब? हाँ, सच्ची। नहीं, मैं भी शॉक हो गया था जब डिटेल्स मैंने देखे, लेकिन पहली जो स्क्रीनिंग होगी वो लाल सिंह चड्ढा की होगी। ओके। और 30 साल के बाद आप देखिए कश्मीर की घाटी में पहला मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहा है। सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि पहली बार खुल रहा है, लेकिन इससे पहले भी अगर मैं इतिहास देखूं तो 1980s में और 1990s में काफ़ी सारे स्टैंड अलोन थिएटर्स थे जो कि अगर आप देखें तो टेररिस्ट थ्रेट की वजह से बंद करने पड़े थे। लेकिन अब देखें, लोकतंत्र जीत गया, आतंकवाद हार गया। दोबारा अगर आप देखें तो कश्मीर की घाटी में 30 साल के बाद जो मल्टीप्लेक्स है वो खुलने जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहली स्क्रीनिंग होगी वो लाल सिंह चड्ढा की होगी। 30 सितंबर को इसमें पहली रिलीज की जाएगी। और ये जो 3 ऑडिटोरियम है जिसे बनाया है आइनॉक्स लीजर ने, 520 सीटिंग की कैपेसिटी है सर। तो 30 साल के बाद दोबारा कश्मीर में जो है मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहा है। ओह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया खबर है। और ये श्रीनगरी, ओके, आइनॉक्स खोल रहा है, आइनॉक्स लीजर खोल रहा है। और कब खुल रहा है ये डेट? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को 3 ऑडिटोरियम, 3 थिएटर खुलेंगे मतलब, और 520 सीटों के 520 सीटें। वाओ, वंडरफुल, वेरी नाइस। ये तो होना ही चाहिए, बढ़िया है। तो चलिए, आई थिंक कुछ फोटोज भी आज आई थी सर, अच्छी दिख रही थी, मतलब पूरा सेटअप वेटअप बढ़िया लग रहा है। और गवर्नर साहब हैं वहाँ पर, मनोज सिन्हा साहब, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं सब बराबर, राइट। ये ट्वीट हुआ है, बहुत ही जोरदार है, बढ़िया काम किया, ये होना भी चाहिए। तो ये है आइनॉक्स, और यहाँ पर आई थिंक अब तो पीवीआर को भी फायदा होगा। पीवीआर आइनॉक्स एक ही है, एक ही हो जाएंगे। तो अब नई टेरिटरीज में, नए ज्योग्राफी में, नए इलाकों में एक्सपांशन हो रहा है। चोपड़ा साहब, राय दीजिए अपनी, पीवीआर आइनॉक्स अगर आपको पसंद है तो। देखिए, ये निश्चित रूप से एक माइलस्टोन है जो अचीव किया गया है, पिछले 3 दशकों में नहीं हुआ था। और मेरा ये मानना है कि पूरा का पूरा कश्मीरी कल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और जो कि बिज़नेस के लिए अच्छा है। मैं ओवरऑल ये बात मानता हूँ कि अगर बिज़नेस वहाँ पे होगा तो रोज़गार पैदा होगा, रोज़गार पैदा होगा तो लोग काम में ध्यान लगाएंगे, काम में ध्यान लगाएंगे तो खामखा की जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, और मुझे लगता है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि लोग की इंडस्ट्री को वहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके। और काफ़ी पॉजिटिव कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसा भी है कि जो लोग दूसरे शहरों से या दूसरे स्टेट से जाएंगे, उनके लिए भी एक नॉर्मलाइज ज़िंदगी हो। अगर कोई मूवी देखना चाहता है तो उसके लिए मूवी हॉल्स हो, थिएटर्स हो, जैसे किसी भी शहर में लोग अपना समय व्यतीत करते हैं लेजर, तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है। पीवीआर खास करके मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं टेक्निकल चार्ट्स भी देख रहा था, तो बिल्कुल 200 DMA से सपोर्ट ले रहा है, 1765 के आसपास है, बहुत अच्छे लेवल पे है। और एक प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि जो भी मूवीज़ आ रही हैं, अभी तक ऐसी कोई ब्लॉकबस्टर नहीं आई जिसकी वजह से लोग सिनेमास की तरफ जाएं। और सेकेंडली OTT थोड़ा डिस्ट्रप्शन पैदा कर चुका है सिनेमा स्पेस में, बट फिर भी टेक्निकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि यहाँ से 100-150 रुपए की तेज़ी देखी जा पाएगी। मगर इस खबर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट पे, क्योंकि बहुत कम स्क्रीन्स हैं या होंगे अभी कश्मीर में। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो फेस्टिव सीजन है उसके आसपास बहुत सारे फिल्म रिलीजेस होते हैं, और जो नए फिल्म रिलीज होंगे वो निश्चित रूप से पीवीआर को इसका मिलना चाहिए। तो टेक्निकली भी बहुत अच्छा लग रहा है, और फंडामेंटली भी मैं कहूँगा कि यहाँ से थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल सकती है। लगभग आप 1900 तक इसमें तेज़ी देख पाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर और आइनॉक्स जहाँ पर रखनी है नजर। पीवीआर 1900 के टारगेट्स आ भी रहे हैं चोपड़ा साहब की तरफ से, और बढ़िया खबर आई है। स्टॉक में भी आपने वैसे तो रिसेंटली एक्शन देखा ही है, अभी भी आप उस पर रख सकते हैं नजर। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु भाई का स्टॉक है 349.50 का अभी भाव चल रहा है, 349.50 का। स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में एक करेक्शन के बाद वापस से बाय बन रहा है
पिछले 4 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला था, लेकिन आज एक कैंडल वापस से स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रही है और चंबल फर्टिलाइजर में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 338 340 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 340 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चंबल फर्टिलाइजर में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 360 रुपए का पहला टारगेट, 370 रुपए का दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए चंबल फर्टिलाइजर में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड बनता है। चंबल फर्टिलाइजर का 350 वाला कॉल अभी सीएमपी 11:30 ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 7 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 16 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टारगेट चंबल फर्टिलाइजर में 350 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 360 रुपए से लेके 370 रुपए तक के टारगेट 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। 340 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें चंबल फर्टिलाइजर। ओके, तो ये है चंबल फर्टिलाइजर। फिर से फर्टिलाइजर शेयर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, और न सिर्फ ये बल्कि जीएनएफ से भी धीरे धीरे अब 700 तक पहुंच चुका है। तो आराम से, इसलिए बोलते हैं शांति से लेके बैठे रहो, बजट तक हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें। जब भी खराब दिन दिखे टक थोड़ा सा ले लिया आराम से। ओके, इस बीच मुलाकात करते हैं आशीष चतुर्वेदी से, जो कि अथक प्रयासों के बाद पूरे हाफ अ डजन आधे दर्जन शेयरों को ला चुके हैं वायदा कारोबार के बैन। वक्त है बैन से बेनिफिट का। जी आशीष, छह स्टॉक हैं। एक बाहर निकल रहा है, लेकिन गिनती 6 की बनी रहेगी क्योंकि एक एंट्री भी करने जा रहा है। जो बाहर आ रहा है एक्सपेक्टेड है सर, कल प्रयास किया था इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 80.17% पर रह गया। थोड़ी सी और घट जाती तो कल ही स्टॉक हो सकता है कि बैन में बाहर आ जाता है, लेकिन अब फिलहाल 80% से नीचे आ गई। 79.11% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी जो एंट्री कर रहा है वो है अंबुजा सीमेंट। देखिए सर, इसने भी कल कोशिश की थी, 94.44% पर बंद हुआ था, 95% को क्रॉस नहीं किया। अब 100% है, 99.65% है प्रिसाइजली। तो अंबुजा सीमेंट पॉसिबिलिटी है कि आज यहाँ पर ये स्टॉक बैन में आता हुआ नजर आए। बाकी डेल्टा कॉप 93% पर है, एस्कॉट्स 90%, आरबीएल बैंक 87%, पीवीआर 84%, इंडिया सीमेंट्स 83%। तो ये सारे जो पांचों स्टॉक है वो बैन में बने रहेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आएगा और अंबुजा सीमेंट की होगी एंट्री। ओके, तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट। बहुत सारे बदलाव इस बार आपको होते दिख रहे हैं और अंबुजा वापस बैन में आने की तैयारी में। रोज अगर आप देखें ये स्टॉक एक हाईलाइट में तो रहता ही है, कुछ ना कुछ करके दिखाता है। आज भी देखिए बढ़िया मूव आ रही है, 2% तो आज भी ऊपर है। इन्फोसिस पर भी रखिए नजर। टेलीनॉर नॉर्वे की टेलीकॉम कंपनी है, पहले भारत में भी इनका कारोबार था, इसके साथ इन्होंने करार किया। इंटरेस्टिंग खबर आ रही है इन्फोसिस के लिए, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। पर औरो फार्मा पर एक्शन आ रहा है, फार्मा स्टॉक सारे के सारे आज मूव कर रहे हैं। सिप्ला सन फार्मा पर तो ऑलरेडी हमारे कॉल आ चुके हैं। औरो फार्मा, एक बार जरा इस पर वागले साहब की राय ली जाए। वागले साहब, औरो फार्मा थोड़ा मूव दिखा रहा है, भरोसा करें इस मूव पर? कोई ट्रेड दिखता है सर? दीपांशु, मुझे तो मोमेंटम सिप्ला और सन फार्मा में ही दिखता है। ये बाउंस बैक मूव है। औरो फार्मा का पैटर्न अभी भी वीक है, ये बाउंस बैक होता है। 7-8-10 रुपए की अप मूव कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन जब भी थोड़ी सी वीकनेस होगी ये सबसे ज़्यादा गिरेगा, तो इसमें मेरी कोई बाय करने की सलाह नहीं होगी। औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से। और इस बीच एक और स्टॉक जो एक्शन में है उस पर रखिए नज़र, और वो है माइंडट्री। माइंडट्री के लिए जो खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, कुछ डिलीवरी के लिए। ओके, करीज क्या है? तो खाने पीने का है क्या? लगता है करीज का माइंडट्री के साथ एक करार हुआ है, उसकी एक घोषणा आती हुई दिख रही है। और कनेक्टेड ओमनी चैनल की डिलीवरी के लिए माइंडट्री ने करार किया है। तो माइंडट्री के लिए ये खबर है। रिटेल कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिटिश कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करती है। अच्छा, तो उनके अलग अलग सारे दोनों चैनल, ई कॉमर्स वाला और फिजिकल वाला, जो उनके शोरूम्स होते हैं और कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग करें उनके कस्टमर्स, तो उन दोनों के डिलीवरी के लिए एक सॉफ्टवेयर सर्विस देने का करार किया है। मल्टी ईयर करार है और मल्टी मिलियन करार है, यानी कि बड़ी डील है और कई सालों के लिए ये डील है। तो ये एक अच्छी डील माइंडट्री की तरफ से आती हुई दिखी। आज IT स्टॉक किसी ने तो रिकमेंड करने की कोशिश की थी, उन्हीं से पूछा जाए अगर कोई अपनी मर्जी से माइंडट्री पर बोलना चाहे तो ठीक, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से तो फिर सवाल किसी न किसी को तो पूछ ही लूँगा। तो माइंडट्री किसी के रडार पर है? माइंडट्री
किसी के नहीं, इस बाजार में तो नहीं है। ओके, तो हिमांशु जी प्लीज डू द ऑनर्स। अनिल जी, मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स की तरह यहाँ पर भी कोई क्लियर फिलहाल ट्रेंड नहीं है, खासतौर पे तेजी के ट्रेंड का तो अभी कोई सिग्नल नहीं है। और इंटरमीडिएट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 3400 का वो लेवल होगा, जब तक इसके ऊपर ये स्टॉक नहीं जाता तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर हर रिकवरी पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। लोअर एंड पर 3000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब की बार क्या ये होल्ड कर पाता है या नहीं, और अगर 3000 के लेवल्स को होल्ड करता है तो शायद आगे चलकर एक बॉटमिंग आउट का प्रोसेस यहाँ शुरू हो। फिलहाल किसी भी तरह का कोई शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेंड पिक्चर यहाँ पर क्लियर नहीं है। ये है आपके लिए राय, फिलहाल ट्रेंड क्लियर नहीं है, दूर रहें ज्यादा बेहतर। आइए, सेबी आईपीओ को मंजूरी देती है, मंजूरी देने के बाद आमतौर पर 60 दिनों के भीतर आईपीओ लाया जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम किसी भी आईपीओ लाने वाली कंपनी या लीड मैनेजर को पूछेंगे तो क्या है, बस सेबी अप्रूवल आ जाए बस। करेक्ट है ना, एब्सोल्युट। एक बार सेबी की मंजूरी आ गई फिर देखो हम आईपीओ लाते धड़ाधड़, बिल्कुल, है ना, सही है बिल्कुल। हमेशा अब हम आपको ऐसी स्टोरी बताएंगे कि आपकी आंखें खुली रहेगी। सेबी ने कहा जाओ लेके आओ हमारी तरफ से, ओके। उसके बावजूद 24,000 करोड़ रुपए के आईपीओ ऐसे हैं इस वक्त, कितने, 24,000 करोड़ रुपए के, जो आने को तैयार ही नहीं है, अटके पड़े हैं, नहीं उतर रहे मार्केट में। कौन से आईपीओ हैं ऐसे, क्यों नहीं उतर रहे, डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं अरमान, बताइए। सर कुल मिला के जैसा कि आपने कहा 24,000 करोड़ के ऐसे आईपीओ हैं, अब जिनका रूल ये होता है कि सेबी का अगर ये रूल ये है कि हमने एक बार आपको कर दी तो आपको लगभग 1 साल के विदिन जो है उसके अंदर ही आपको ये आईपीओ लेके आना है। अब वो जो अवधि है, ये जो 19 आईपीओ हैं, इनकी ये जो अवधि है ये सिर्फ 2 महीने में खत्म होने वाली है और ये अभी तक आईपीओ लेके नहीं आए हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि या तो फिर कंपनियां चाहे तो रेगुलेटर से वापस अर्जी दे सकती हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आईपीओ वापस भी ले सकती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने जो है आईपीओ जो है वो वापस ले लिया है, जिसमें जेमिनी एडिबल्स हैं, फैट्स इंडिया हैं, जिन्होंने 2,500 करोड़ के जो आईपीओ वापस लिए हैं। उसी के साथ साथ कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने, अगर आप देखेंगे तो वो विकल्प के तौर पर उन्होंने आईपीओ लाने की जगह अगर उन्होंने राइट इशू कर लिया, जैसे फार्म इजी को देख लीजिए, फार्म इजी ने अपना जो आईपीओ है वो अर्जी वापस ले ली और वो राइट इशू के जरिए पूंजी जुटा ली है। उसी के साथ अगर आप ओवरऑल अगर आप अभी देखेंगे तो अभी आईपीओ की कतार अगर देखेंगे तो 67 कंपनियों को जो है रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है और ये लगभग 1 लाख करोड़ जो है वो जुटाने के लिए तैयार हैं। उसी के साथ साथ बैकलॉग में जो पीछे अभी अर्जी दे चुके हैं और जो अभी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं वो 46 कंपनियां ऐसी हैं और वो लगभग 67,000 करोड़ जो हैं वो इस आईपीओ के लिए जुटाना चाहती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन जो कंपनियां का ये जो 19 कंपनियां हैं, इनको लगभग 1 साल से, अगर आप देखेंगे 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं पर ये आईपीओ लेके नहीं आए और अभी 2 महीने ही बचे हैं। तो माना यह जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो ये आईपीओ हैं ये लैप्स होने वाले हैं, या तो फिर ये वापस ले लेंगे या फिर इसमें मुख्यतः ऐसे होंगे कि वो दूसरे सोर्स ढूंढेंगे ताकि पैसा रेस कर सके। ओके, तो ये है आपके लिए आईपीओ मार्केट से मुंह छुपाते हुए भागते हुए ढेर सारे खिलाड़ी। दूसरे रास्ते से कहां से पूंजी जुटाएंगे, क्या कर लेंगे सर? जैसे फार्म इक्विटी, हाँ फार्म इजी ने राइट इशू लेके आए थे ये, और कुछ ये प्लान बात कर रहे हैं। लाना पड़ेगा ना, आईपीओ नहीं लाएंगे तो फिर वैल्यू कहां से बनेगी। एमक्योर तो फार्म इजी काफी ऐसे हैं जिनको लाने हैं और बड़ी साइज के, एब्सोल्युटली सर। इसमें जब वो फॉल आया था अभी बीच में, तब 2-3 कंपनियां हैं जिन्होंने आईपीओ वापस ले लिए थे। चलो ठीक है, जब आएंगे तब आएंगे, लेट्स सी कब क्या होता है, इस पर रहेगा फोकस। तो आईपीओ मार्केट थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए फिर आईपीओ मार्केट तो ठंडा बट बाजार इस समय है गर्म। आइए फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से। सर थोड़ा ऊंचाई से हम जरूर फिसलें, 17,800 तक आ गया, 17,900 के पार गया था एक बार के लिए तो निफ्टी भी। वजह डाउ फ्यूचर्स है, 125 अंक नीचे अब डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। शो की शुरुआत में 30-35 अंक नीचे थे, दिन के एक पॉइंट पर 150 अंक ऊपर थे, तो दिन की ऊंचाई से तो 250-300 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स आते हुए दिख चुके हैं, 0.5% नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स भी दिख रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स का मूड बिगड़ रहा है। यूरोप के बाजार भी अब 0.5% नीचे आ चुके हैं, इनफैक्ट फ्रांस 1% नीचे है। तो थोड़ा ग्लोबल सुस्ती है, हमारे बाजार ऊपर से नीचे हैं बट फिर भी 200 पॉइंट ऊपर बंद होने के लिए तैयार है। निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी। क्या करके जाना है?
देखिए, अगर आपकी पुरानी तेजी की पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, मंदी की पोजीशन है तो कम से कम बैंक निफ्टी में तो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होता है, क्योंकि आप जो आज बंद होने जा रहे हैं वो लाइफ टाइम हाई पर, और तकनीकी तौर पर अगर आप किसी को भी पूछेंगे कि लाइफ टाइम हाई पर बाजार बंद हो रहा है तो शॉर्ट रहने का तो कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है ना। और लाइफ टाइम हाई भी वापस से बना रहे एक बार करेक्शन होने के बाद। आप वो देखिए कि भाई नीचे आकर 40,500 मतलब 41,840 का हाई बनाकर 40,500 आकर 1,300 पॉइंट गिरने के बाद वापस से पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट काटना ही चाहिए। निफ्टी में जरूर हमारा था कि 17,875 रखिए इंट्राडे वाला, तो इंट्राडे शायद कट गया हो, क्लोजिंग बेसिस पे तो अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन फ्रेश पोजीशन बनाने में रिस्क वही है दीप। अब आप देखें, एक दिन तेजी एक दिन मंदी वाला मामला है। एक दो दिन एफआईएस खरीदते हैं, एक दो दिन बेचते हैं। आज से फेड की मीटिंग भी शुरू हो रही है, भले कल डिसीजन आएगा, लेकिन यू नेवर नो, मार्केट आज रिएक्शन दे कल दे। तो जब आपको पता है सामने इवेंट है तो इतनी ओवरनाइट रिस्क रखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट डे वापस करें। अगर आज भी आपने सुबह सुबह साइड डायरेक्शन पकड़ के ट्रेड कर लिया तो दिन के दौरान बन जाता है पैसा। आजकल दिन के दौरान मार्केट पूरे मूव दे रहा है, सो आई थिंक ओवरनाइट पोजीशन कम रखें। आपके पास पोजीशन है, हेज कर लें, 17,600 का पुट ले लें, अगर तेजी है तो, मंदी है तो 18,000 का कॉल ले लें। बैंक निफ्टी तेजी की पोजीशन है, 41,200 का पुट ले लिए, मंदी की पोजीशन है 41,800 का कॉल ले लें, और आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलें। ओके, तो ये है, अगर पोजीशन है हेज कर लें, अदरवाइज थोड़ा संभल के जाएं। इवेंट रिस्क है, वैसे हमारे बाजार में तो कोई परेशानी अभी नहीं दिख रही है। आइए कैश का ऑप्शन जुड़ रहे हैं हमारे साथ जय ठक्कर। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, सुबह तो एक अच्छा मूव हमें दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने मिला है, बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब काफी बीचों बीच आ चुका है मार्केट ऑन आइदर साइड, बिकॉज मार्केट ब्रॉडली एक रेंज में। कल जब मैंने निफ्टी की स्ट्रेटेजी हेज की थी तभी इसीलिए कॉल ऑप्शन लिया था, क्योंकि अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता था बाजार, और वो गया भी। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिकली थोड़ा रहना चाहिए कंपैरेटिवली टू इंडेक्स। तो एक स्टॉक है जहां पे लॉन्ग पोजीशंस क्लियरली बन रही है, इनफैक्ट सेक्टर में ही अच्छा मूव देखने मिल रहा है, सेक्टोरली एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है, वो है टेलीकॉम। और टेलीकॉम में से भारतीय एयरटेल, दीपांशु, इसका 790 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, 9.90 पर ये मिल रहा है अभी। 5.80 का आप स्टॉप लॉस लगा है, करीब 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 950 का लॉट है। सो आई थिंक इट वुड बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ऑन दी अपसाइड। जो इसके टारगेट्स निकल कर आएंगे दीपांशु, फर्स्ट टारगेट विल बी 15.20, 15 रुपए 20 पैसे का पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट बन रहा है 19 रुपए का, 19 का। सो आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो काफी अच्छा है। मोर देन 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे निकल कर आ रहा है, और टेलीकॉम में क्लियर कट लॉन्ग बिल्डअप है, और खास करके उसमें से भारतीय में 2 दिन से लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रही है। तो अहम लेवल्स के ऊपर भी क्लोज हो रहा है, तो ऊपर में लगभग मुझे 820 तक की जगह नजर आ रही है इसमें स्पॉट में, एटलीस्ट इन कपल ऑफ डेज। भारतीय 790 का कॉल इन द मनी खरीद कर जाएं, 10 रुपए में मिल रहा है आपको, और यहाँ से जो है अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग डबल होने की क्षमता ये कॉल ऑप्शन रखता है। इंटरेस्टिंग व्यू टेलीकॉम पर इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। स्टॉक्स भी थोड़ा एक्शन में है ही। वोडाफोन आइडिया भी थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी इसे रेकमेंड करके गए ही थे, वहाँ पर भी रखनी है आपको नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कुछ फाइनल स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए। जिस तरह से आज का मूवमेंट कई सारे काउंटर्स ने दिखाया है, अब कल के लिए क्या करके जाना है ये जरूरी रहेगा। आइशर मोटर्स लाइफ हाई पर है ये काउंटर, और वन वे तेजी आइशर ने दिखाई है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी देखिए अच्छी मूव है, मारुति के साथ साथ ये भी है। आइशर मोटर्स क्या करके जाना है इसमें, हिमांशु जी जरा बताइए। दीपांशु देखिए, मुझे लगता है कि आइशर मोटर्स में जो फ्रेश मोमेंटम है वो स्टार्ट हुआ है 3500 रुपए के ऊपर, जो जबकि इसने अपना 10 साल पुराना हाई निकाला, और उसके बाद इवेंचुअली हम देखते हैं कि ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है और अब फ्रेश मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर तेजी की पोजीशन है तो होल्ड करके जा सकते हैं, और नहीं तो अगर फ्रेश खरीदारी के लिए फ्रेश एंट्री है तो वो 3680 के आसपास डिप मिलता है, तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 4000 की तरफ जाने के लिए तैयार है, तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और हर गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। नितिन जी, इंडसइंड बैंक पर जरा राय दें। वीक बाजार में भी हमने देखा है ये स्टॉक होल्ड आउट करता है, और आज ऑफ कोर्स मजबूत बाजार में तो बैंक्स को लीड भी कर रहा है। इंडसइंड बैंक पर अब अगला व्यू क्या है सर? देखिए, इंडसइंड बैंक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस लेवल है वो करीब ऊपर अभी अगर देखेंगे तो वो भी ब्रेकआउट हो रहा है, करीब 1260-65 की रेंज में है, बट वहां से भी अभी 1265 के आसपास चल रहा है। तो नेक्स्ट जो लेवल इसके बनते हैं वो 1285 से 1300 के बनते हैं। अगर कोई डिप किसी कारण से मिलती है और अगर ये मुझे वापस 1230-35 मिल जाए तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी।
यानी कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। इसके टारगेट्स आपको 1285 से 1300 तक के होंगे और स्टॉप लॉस बनता है वो 1210 के आसपास बन रहा है। अगर कोई डिप मिले 1220-22 पे तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट बाइंग प्राइस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक इंडसइंड बैंक का सवाल है। डिप पर मिले तो बेस्ट रहेगा, बट स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अभी भी एक्शन में आ रहा है। एक्शन में कुछ और काउंटर्स भी रहे हैं। टाटा मोटर्स में आज एक अच्छा रिवर्सल देखा, सुबह लीडरशिप दिखा रहा था, उसके बाद थोड़ा फिसला, अभी बाजार का भी मूड थोड़ा सा भी सुस्त हुआ है। सुमित जी, टाटा मोटर्स पर क्या रहा है? एक पॉइंट पर तो आज सुबह ओपनिंग पर टॉप गेनर भी था निफ्टी का, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम आया, बट आज भी 2% ऊपर है। टाटा मोटर्स पर कोई ट्रेड दिखता है सुमित जी? दीपांशु देखिए, अभी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा निफ्टी में दबाव आया है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स में कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। बट टाटा मोटर का अगर लेवल्स का बात करेंगे तो 425-424 के आसपास नीचे का सपोर्ट बनेगा, जो कि कल का लो है। और ऊपर में जो स्टॉक के अंदर जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 445 के आसपास है। तो 425-445 ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। इधर साइड ब्रेकआउट, इसके अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। जिस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है, जैसे 445 का लेवल टूटेगा तो 460 से 470 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में टाटा मोटर में देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक बार पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी कल देखेंगे। आज के लिए पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी कल देखेंगे। टाटा मोटर्स पर रखनी है नजर। कैनफिन होम्स, एक बार जरा चोपड़ा साहब पर भी इसकी राय ली जाए। चोपड़ा साहब, मैनेजमेंट एग्जिट से स्टॉक पर थोड़ा दबाव है, कल भी करीब 5% गिरा था, आज निचले से उसे रिकवर हुआ है, बट 4% नीचे बंद हो रहा है। कोई राय रखते हैं इस पर सर? चोपड़ा साहब, ऑडियो म्यूट है सर आपका। मैं ये कह रहा हूँ दीप कि कैनफिन होम्स जो है वो बहुत अच्छा बैकिंग है मैनेजमेंट का, कैनरा बैंक का, और बहुत अच्छी लेगेसी है इस कंपनी में, और ठीक ठाक तेजी भी इस स्टॉक ने दिखाई। लगभग हमने देखा कि 450 के लेवल से लगभग 680, 420 के लेवल से लगभग 680 का स्तर ये टच किया। और नो डाउट जब एक अहम जो व्यक्ति कंपनी के जो मेजर मैनेजमेंट के बड़े व्यक्ति थे वो चेंज हुए या उनमें बदलाव आया, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेगेटिव सेंटिमेंट है जो बहुत ज़्यादा कैरी नहीं होगा, और आने वाले दिनों में हम इसमें देखेंगे कि दोबारा से तेजी बनेगी। बट फिलहाल मैं कहूँगा कि अगर आपका हाउसिंग फाइनेंस में ही रहना है तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, और निचले स्तरों से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। अगर इसका आप लो देखें तो लगभग 314-15 का लो था, और वहाँ से लगभग 100-125 रुपए की तेजी ही बनी है, जबकि कैनफिन होम में बहुत अच्छी खासी तेजी बन चुकी है। तो जो लोग हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो पीएनबी हाउसिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और एक बार ये चलना शुरू होगा तो अच्छी संभावना है कि आपको 550-560 दिखेगा। तो पीएनबी हाउसिंग में जा सकते हैं नए निवेशक, और जो पुराने कैनफिन होम में जिनका निवेश पहले से है, मेरा ये मानना है कि कैनफिन होम भी बहुत अच्छी कंपनी है। थोड़ा सा समय लगेगा, निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। जब भी मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं तो कंपनी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मार्केट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि नई मैनेजमेंट कैसी होगी, वो लीड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और उसी तरीके से जो एसेट क्वालिटी है वो मेंटेन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है लोगों पर। ये चर्चा हमारी पहले भी हो चुकी है कई बार कि जो लोग होते हैं वो फलक्रम होते हैं किसी भी बिजनेस के, और पीपल सेंट्रिक बिजनेसेस। तो मेरा मानना है कि यदि कोई आप हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है। कैनफिन में भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। घबराइए मत, निश्चित रूप से वापस आपको आ जाएगा। ये है कैनफिन होम्स। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शानदार दिन रहा बाजार के लिए, एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली देखी क्योंकि एक इवेंट रिस्क तो है ही बाजार के लिए, और साथ ही हम देख रहे हैं अमेरिकी फ्यूचर्स में भी दबाव बना है, बट अदरवाइज इंडियन मार्केट्स की लगातार दूसरे दिन शानदार आउट परफॉर्मेंस रही है सुस्त ग्लोबल मार्केट्स के बीच में। अपोलो हॉस्पिटल्स 6% ऊपर टॉप गेनर रहा। फार्मा हेल्थकेयर आज के फेवर्ड सेक्टर से सिप्ला सन फार्मा, तो टॉप 3 गेनर्स अपोलो, सिप्ला, सन फार्मा। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी खरीदारी आपने बनती हुई देखी, ये भी एक्शन में था। आयशर मोटर्स, लाइफ हाई, टाटा स्टील बढ़िया एक्शन इसमें। इंडसइंड बैंक लगातार तेजी में बना हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स जैसे ऑटो काउंटर्स में भी आपने तेजी देखी। एक्सिस आईसीआईसीआई में भी अच्छी खरीदारी थी, एंड ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व तो जबरदस्त मोमेंटम में ही थे। टॉप लूजर है श्री सीमेंट, और 1% से कम गिरावट इसमें आपने देखी, तो वो दिखा रहे बाजार कितने मजबूत थे। इनफैक्ट सिर्फ 7 निफ्टी स्टॉक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में थे। श्री सीमेंट, नेस्ले, इन्फी, पावर ग्रिड, रिलायंस, हल्की ही गिरावट थी, कुछ ज्यादा बात करने की मूव वहां पर नहीं थी। वायदा कारोबार एमसीएक्स 5.5% ऊपर ये काउंटर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बटरफ्लाई का ओएफएस इन्होंने आज शुरू किया है, उस पर रखिए नजर, अच्छी तेजी 5% ऊपर। टीवीएस मोटर्स ये भी लाइफ हाई पर था, बढ़िया खरीदारी इसमें दिखी है। रेन इंडस्ट्रीज, लुपिन, बलरामपुर चीनी, दीपक नाइट्राइट, एबिट, इंडियाबुल्स हाउसिंग, लॉरस लैब्स, जीएसपीएल, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, कुछ और काउंटर जहां पर आपने बड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। टीएफसीआई, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प पर रखिए नजर,
1 करोड़ 16 लाख शेयर्स के कई सौदे इसमें अभी आपने होते, ये काउंटर भी रेडार पर रहेगा। ग्रैन्यूल 4% नीचे, कैनफिन होम्स 4% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल, इंडिया सीमेंट्स, मुनाफा वसूली, डेल्टा कॉप यहां पर भी थोड़ी वीकनेस देखिए, और पीवीआर यहां पर भी 1% की गिरावट। बट अनिल जी अच्छा एक्शन है टुवर्ड्स द एंड, ऑफ कोर्स थोड़ी मुनाफा वसूली, बट 250 अंक ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, 500 अंक ऊपर बैंक निफ्टी। 17,792 170 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ। जो क्लोजिंग आएगी आप चिंता न करें, 17,815-20 के ऊपर ही आएगी, इसके नीचे नहीं आएगी। और बैंक निफ्टी 41,413 जो बंद होता दिख रहा है, ये लाइफ टाइम हाई पर बंद होगा। आज की जो क्लोजिंग होगी 41,450-75 के नीचे नहीं आएगी, 41,500 की तरफ बढ़ेगी। इनफैक्ट वो ध्यान रखें, तो कोई चिंता की खास बात है नहीं। आइए बुलियन मार्केट में आप अपने निवेश को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हेजिंग आपके लिए कितना बड़ा टूल है और ऑप्शन के जरिए कैसे आप हेजिंग कर सकते हैं, इसी पर जी बिजनेस और MCX IPF 24 सितंबर को मुंबई में लेकर आ रहा है आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल। आप भी इस कार्यक्रम का बन सकते हैं हिस्सा। रजिस्टर करने के लिए SMS कीजिए ZB स्पेस अपना नाम स्पेस और शेयर का नाम लिखकर 57575 पर हमें लिख भेजिए। ये इसके जरिए आप भी वहां पर अपना पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन अब बेहद सुरक्षित हो जाएगा। 1 अक्टूबर से RBI टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस सिस्टम के तहत कस्टमर के कार्ड की पूरी डिटेल्स को एक टोकन में बदल दिया जाएगा और इसकी मदद से कस्टमर किसी थर्ड पार्टी ऐप या पॉइंट ऑफ सेल पर पेमेंट कर सकेगा। यानी आपके कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी या डेटा मर्चेंट के पास नहीं रहेगा। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। टोकनाइजेशन सिस्टम को समझेंगे, कैसे काम करेगा, इससे कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा, कैसे आसान होगा। सत्यम कुमार होंगे हमारे साथ, फाउंडर फेस यानी कि फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के, और मोहित कलावटिया साहब होंगे MPAI यानी कि मर्चेंट पेमेंट्स अलायंस ऑफ इंडिया की। इन दोनों खास मेहमानों से होगी मुलाकात। नाम है पेमेंट का नेक्स्ट जनरेशन टोकनाइजेशन। वेरी गुड, ओके, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। डिविडेंड से कमाई पर अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन इस पर लगता है, कटता है TDS। जी हाँ, कंपनियां मुनाफे के साथ शेयरधारकों के लिए डिविडेंड जारी करती है और साथ ही म्यूचुअल फंड के डिविडेंड विकल्प पर भी हर डिविडेंड निवेशक के खाते में आ जाता है। जहां पहले कंपनियां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देकर डिविडेंड बांटा करती थी, अब वही ये निवेशकों के हाथ में टैक्सेबल है। मनी गुरु में आज हम बताएंगे कि डिविडेंड से हुई कमाई पर कितना TDS कटेगा, पैन कार्ड की सही जानकारी नहीं देने पर कितना टैक्स लगेगा, और किस पर टैक्स नहीं लगेगा, और रिटर्न भरते वक्त इसका क्लेम कैसे किया जाए, ये सब कुछ देखिएगा। डिविडेंड इनकम पर टैक्स नियम हमारे साथ होंगे सुनील गर्ग साहब, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। रूबल, टका और अब सऊदी रियाल में भी ट्रेड की राहें खुल रही है। भारत की और सऊदी अरब के बीच की रुपया और रियाल में आपसी ट्रेड पर सहमति बनती हुई दिख रही है। रुपये में कमजोरी और डॉलर की दबंगई का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से इसे बेहतरीन नीति के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया 360 डिग्री में होगा इसका पूरा विश्लेषण। डॉलराइजेशन की दिशा में भारत की पूरी तैयारी की समीक्षा। डॉलर डॉलर डाल तो रुपया पात वाह, वेरी नाइस। EPFO के सब्सक्राइबर्स को आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देने की तैयारी करने जा रहा है। इसी महीने के अंत तक इसको मंजूरी मिल सकती है। इसका मतलब ये होगा कि प्राइवेट नौकरियां करने वाले लोगों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। आज इस पर भी हम बात करेंगे। EPFO का प्लान, अब सेहत का भी ध्यान, ये कवर स्टोरी भी मिस नहीं की जाए। जैसे कि आपको कहा 17,815 के आसपास बंद होना चाहिए, 17,816 आपके सामने है। और जैसा कि बैंक निफ्टी 450-475 के रेंज में, तो 468 के आसपास बैंक निफ्टी भी फाइनल क्लोजिंग काफ़ी बेहतर आती हुई, चिंता की बात नहीं। ओके, विदा लेने का वक्त है। आप सभी महानुभावों का धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, चोपड़ा जी, नितिन जी, हिमांशु जी, अरे मुंबई वाले 2 ही बच्चे, 2 ही हैं। अल्पमत में सुमित जी और जय ठक्कर साहब, आप दोनों का भी धन्यवाद। वागले साहब हैं वैसे मुंबई के, लेकिन वागले साहब न्यूट्रल हैं। हाँ। सबके मुंबई के पास थाने के वो मान लीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।